प्रभारी लीला एवं प्री समिट एक्टिविटीज के समन्वयक है। मैं आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और हमारे बीच ऑनलाइन माध्यम से भी एक सदस्य जुड़ने वाले हैं जो कि राजश्री जी है, राजश्री राउत जी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, डीन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन सेल की वो डीन है। कोई जुड़ा है क्या, देखिए। मैं क्षमा चाहूंगी, जो ऑनलाइन सदस्य जुड़ रहे हैं वो शायद मुझे कॉल कर रहे हैं। नहीं हो पा रहा, अभी सुबह वाली। आज का इस मंच राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत हो रहे पैनल डिस्कशन के लिए तैयार हो गया है। मैं सर्वप्रथम आप अतिथियों का, सदस्यों का, उपस्थित सभी का स्वागत करती हूँ और हमारे पैनल डिस्कशन में सम्मिलित डॉक्टर शीतल काळे जी का स्वागत करने के लिए मैं माननीय प्रोफेसर प्रीति सागर मैडम को यहाँ पर सादर आमंत्रित करती हूँ। कृपया मैडम आए और सूतमाला और स्मृति चिन्ह देकर मैडम का स्वागत करें। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार राय, जो प्री समिट एक्टिविटी के समन्वयक है, उनसे आग्रह करती हूँ कि वो सुश्री मित्तल भट्ट जी, प्रैग्मेटिक्स ग्लोबल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नागपुर से जो पधारी है, उनका सूतमाला एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। मैं सभी पैनल के सदस्यों का शब्द सुमनों से, दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और डॉक्टर संदीप वर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो पैनल डिस्कशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है, एआई युग के जो कार्य क्षेत्र है, एआई युग के जो भविष्य के कार्य क्षेत्र है, उसमें हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, हमें क्या चुनौतियों का क्या सामना करना पड़ सकता है, इस विषय पर अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है हमारे शिक्षा जगत का, विद्यार्थियों के लिए, फैकल्टीज के लिए है और साथ ही में इंडस्ट्री पर्सनल्स के लिए भी। तो सर, आपसे निवेदन है कि आप प्रारंभ कर सकते हैं डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पूरे पैनल का हार्दिक स्वागत है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की ओर से। इस सभागार में उपस्थित सभी इस पैनल को सुनने के लिए, विशेषज्ञों के साथ में जुड़ने के लिए, बाहर से भी आए हुए शिक्षक, हमारे विश्वविद्यालय के एक शिक्षक प्रीति मैम, जो कि कार्यक्रम उनके ही संरक्षण में हो रहा है, तो मैं उनका भी स्वागत, धन्यवाद भी करता हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे भी शामिल किया। और इस पैनल में उत्कर्षा मैम हमारे साथ हैं, अंजनी राय जी हैं, शीतल काले मैम हैं, श्री मित्तल भट्ट जी हैं और हमारे ही साथी डॉक्टर निशित राय जी हैं। आप सभी लोगों ने इस पूरे एकेडमिक और जो नई दुनिया आजकल की कंप्यूटर जनरेशन के बाद, खासकर कृत्रिम बुद्धि जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इस दुनिया में आने के बाद हम सब ने अलग अलग तरीके की दुनिया देखी है, लेकिन इस दुनिया के पीछे जब कृत्रिम बुद्धि का
अन्य जो क्षेत्रों में विकास हो रहा होता है, तो समानांतर बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं जो कि 2 तरीके से काम होते हैं। एक तकनीकी पक्ष होता है और दूसरी तरफ तकनीकी के साथ-साथ व्यवहारिक पक्ष हो रहे होते हैं, यानी इम्प्लीमेंटेशन इन द फील्ड। तो वो जो पूरी दायरा है, उसको विकसित करने में ऐसे लोगों का हाथ बहुत रहता है। हमारे साथ में जो लोग एक्सपर्ट बने यहाँ पर बनकर हमारे बीच में उपस्थित हैं, ये अपनी-अपनी क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हुए हैं, सामाजिक विज्ञान के हिसाब से भी इसके अलावा तकनीकी के रूप में भी और जो कृत्रिम बुद्धि का भविष्य है, वो कैसे निर्मित हो भारत जैसे देश में खासकर क्योंकि हम अलग तरीके के देश हैं, पश्चिम से अपनी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन तकनीकी के रूप में आगे बढ़ना भी है हमें। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें कंप्यूटर या कंप्यूटर के आगे की बात जो अगर करी जाए तो एआई जैसी तकनीक आगे बढ़ी नहीं है या जिस तरीके से एआई अगर अपना उपयोग बढ़ा रही है कि हर जगह पर अपने हस्तक्षेप को, तो ये हस्तक्षेप सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। हम अकादमिक जगत के लोग कि श्रोता मुझे दिख रहे हैं कि विविध क्षेत्रों के हैं, वो श्रोता जो कि विधि से भी हैं, संचार से भी हैं, भाषा से भी हैं, अनुवाद से भी हैं और हमारा तो मानविकी केंद्रित विश्वविद्यालय है, तो इसमें भी कुछ अलग तरीके की स्थितियाँ आती हैं। तो ऐसे में हम यदि इस कृत्रिम बुद्धि को छोड़ते हैं, तो ये लगता है कि हमारा बड़ा नुकसान होगा। इसलिए भावी दृष्टि से भी भविष्य को हमें इस संरचना के तहत या ऐसा कह लें कि ग्लोबल अम्ब्रेला जो पहले आया था 90s में, ये एआई के बाद में एक उससे भी बड़ा फलक है, जो कि हमें विकसित करेगा। लेकिन हमें कैसे उपयोग करना है, हमारी चुनौतियाँ कैसी होंगी, हमारे विकास के मार्ग कैसे उससे निकलेंगे, रोज़गार के क्षेत्र कैसे होंगे, बहुत से ऐसे प्रश्न भी उभरते हैं, तो वो इस पृष्ठभूमि के साथ में हम आज इस पैनल में डिस्कशन के लिए उतारेंगे। हम कुछ प्रश्नों को लेकर एक ये भी होती है कि जिज्ञासा की एक हमारे सामने कुछ न कुछ जब तकनीक आती है, तो स्वाभाविक तौर पर कुछ ऐसे संकट भी खड़े होते हैं, कुछ प्रश्न भी होते हैं और कुछ सामान्य जिज्ञासाएँ होती हैं। उन जिज्ञासाओं के साथ में हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि एक बहुत बुनियादी प्रश्न होता है कि जब साइंस भी आई थी, तो हम लोग छोटे थे तो एक निबंध भी लिखाया जाता था। अच्छा। हमारे बीच में राजश्री राउत मैम जुड़ चुकी हैं। मैं उनका इस मंच से और आयोजक की ओर से, सभी की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैम जुड़ चुकी हैं और मैम का भी हार्दिक स्वागत है और इस सत्र में हम लोग मैम से भी उतनी प्रश्न और जिज्ञासाओं को उनके समक्ष भी रख सकेंगे। इसलिए मैम को मैं इस मंच पर आभासी माध्यम से ही स्वागत करता हूँ और उनका इस मंच पर स्वागत करता हूँ। जी मैम। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हम लोग याद कर रहे थे कि जब विज्ञान का खासकर क्षेत्र आगे बढ़ रहा था, तो एक छोटा-सा निबंध लिखाया जाता था, विज्ञान अभिशाप है या वरदान है। तो छोटी-सी बात वो याद भी आती है कि आज वो किस स्थिति में है, क्योंकि वो विज्ञान तो कहीं बहुत आगे निकल चुका है और हमारे लिए सब कुछ मतलब जो सूक्ष्म होता था, वो सरल हो गया है, जो दूर होता था, सुदूर होता था या रिमोट के लिए होता था, वो भी आसान हो गया है। तो ब ऐसा लगता है अब कठिन जटिल तो कुछ अब बचा ही नहीं, ऐसा लगता है। तो इस दुनिया को तब तो सोचा ही नहीं था, तब हम भी सोचा करते थे। आज के युग में जैसा कि जो वरदान से अभिशाप सोचा जाए या अभिशाप से वरदान सोचा जाए, ये जो वाइस वर्सा की कंट्राडिक्शन है एआई के मामले में, क्योंकि एआई को लेकर भी वही द्वंद है। मैं जानना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि शीतल मैम अगर इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे कि हाँ, इसको किस रूप में देखना चाहिए? क्योंकि हमारे बीच में जो अकादमिक दुनिया में काम करने वाले काफ़ी लोग होते हैं, जो फील्ड में सैद्धांतिक तौर पर पढ़ते हैं और उसके बाद जब जाते हैं व्यावहारिक तौर पर, तो इस ज्ञान को खासकर एआई जैसी तकनीक को वैसा देखना चाहिए कि हम विज्ञान से अभिशाप की ओर जा रहे हैं या वरदान से भी देखें, तो ऐसा क्या देखना चाहिए मैम प्लीज़? आप सभी को नमस्कार एंड धन्यवाद मुझे यहाँ कॉल करने के लिए। मेरी हिंदी की वोकैबुलरी यहीं ख़त्म हो जाती है। ओके सो और फ्लुएंटली हिंदी नहीं बोल पाऊँगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इफ आई स्पीक इन इंग्लिश। आई ट्राई टू स्पीक स्लोली। तो जब कंप्यूटर्स है, इंडस्ट्री हैज़ बीन इन इवोल्यूशन फुल टाइम। ओके, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तब लगा कि अगर जिनिंग मशीन्स आएंगी तो वर्कर्स कहाँ से लगेंगे। ओके, सो देन स्टिल वर्कर्स गॉट स्किल्ड एंड दे स्टार्टेड यूजिंग द मशीन्स, राइट। कंप्यूटर्स आया तभी भी ऐसे लगा कि अच्छा चलो जॉब्स तो चले जाएंगे। सो व्हाट डिड ह्यूमन रेस डिड दैट टाइम? कंप्यूटर्स से जॉब चले गए क्या सबके? कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है, राइट। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज जब बढ़ गई है तो प्रॉब्लम क्या था तब? अच्छा मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा।
so that I get a new job or new job opportunities, computers. So any disruption in technology, okay, these are the major disruptions in technology, is always a boon. We think that jobs will go. Why do we think it's not a boon? मतलब अभिशाप है, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमको लगता है कि हमारी रेस खतरे में है. We will not get jobs, we will become jobless. Is it a job killer? तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये है कि AI is not a job killer, AI is a job transformer in this case. Okay, so whatever jobs you do will be transformed, and that's why it's not killing the jobs, it is giving you new jobs. So डर इसका नहीं है कि हमारे जॉब्स चले जाएंगे, डर इसका है कि हम स्किल नहीं करेंगे तो हमारे जॉब्स चले जाएंगे. So I'll say that it's a boon. किसी को who doesn't like AI? Google Maps देखते हो आप? तो अगर कहीं सिटी में जाना है, now not in वर्धा, but in a big metro city, अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप प्लान करेंगे ना, कल 5 बजे अगर मुझे जाना है तो कितना टाइम लगेगा. So who does that? ML and AI only does for you. Okay, so we all use it. Okay, so it's a boon, and unless we go ahead and skill ourselves, we'll not feel that it's a boon. Okay, so for me, you have to skill according to your area of expertise. Okay, and we should consider it as a boon because there is no survival without AI now. Thank you. थैंक यू मैम. आपने ये तो अच्छी बात बताई कि हाँ ठीक है, हमारा बढ़ेगा वो दायरा. जो ट्रांसफॉर्मेशन एक हुआ है पूरी दुनिया में, ये सच है कि हम उसकी सहायता से बहुत आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ वैसा भी होता है, लेकिन उसी बीच में कभी-कभी जो एल्गोरिदम की दिक्कत होती है या प्रोग्रामिंग की ऐसी कोई दिक्कत होती है जहाँ पर मिसिंग या एरर रह जाता है, तो एआई की दुनिया में एरर जो है वो बड़ा रिजल्ट जो होता है वो बड़ा एक तरीके से कह लें कि खतरनाक होता है या भयानक भी कई बार हो जाता है. जो अभी हाल ही में हम लोगों की मीडिया के क्षेत्र में तो वो खबर आपने सबने सुनी होगी कि हाँ, वो गूगल मैप को फॉलो करते चले जा रहे थे और फाइनली गिरे तो सीधा पुल से नीचे पहुंच गए. तो ऐसी भी कुछ दिक्कतें आती हैं, तो इनका समाधान किस ओर से ऐसे होना चाहिए कि एआई चूंकि बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से कह लें कि रैपिड रिएक्शन, रैपिड एक्शन टेकन वाली जो बात है, वो अगर आती है तो ऐसे में इसको अपडेट भी तो किया जा सकता था कि हाँ वो खराब है, या फिर जो हमारे पास में सैटेलाइट का जो सर्विलेंस है उस संदर्भ में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं. तो खैर ये तो एक छोटा सा एक उदाहरण था, तो अन्य क्षेत्रों में भी इस तरीके से खतरों से कैसे बचा जाए. सो एआई का बेसिस होता है डेटा. ओके, सो डेटा जहां आता है, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये सब एल्गोरिदम्स डेटा पे रन करते हैं. सो व्हेन वी यूज एआई, वी आर यूजर्स. ओके, तो 100% या 200 गड्ढा दिखा नहीं क्या? सो दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन. You should not rely 200% on it. Our thought process is also something. So when you depend on technology or when you use something, 200% dependency is not should not be there. So I don't know whether you know this Marathi word सत सत विवेक बुद्धि बोलते हैं ना इसे, तो मेरी vocabulary अच्छी है. So उसके लिए आपको वो यूज करना है. Then this is from the user's perspective. But what about people who created it? Okay, so people who created it or the developers. अभी आप users बनोगे, I think most of you will become developers also, who will provide the data, who will understand the data. So AI में सबसे बड़ा contribution होता है कि AI का data annotation. Okay, अगर कुछ data है 300, so 300 in banking term will mean maybe 300 rupees. 300 in maps maybe 300 kilometers, right? So this AI annotation is very important, and for that you need domain knowledge. Okay, अगर आपको AI का annotation पे काम करना है, so all AI is built on data. The more the data is clean, neat, and whenever there are issues, the fastest it is rectified, the best resource it will be. Okay, and again we cannot depend on technology 300%. मोबाइल नंबर्स याद नहीं रहते हैं, राइट? बट कुछ कुछ तो हम याद रखते हैं. ओके, सो दैट्स हाउ एआई इज. आई होप आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, मॉडरेटर सर. थैंक यू. जिस तरीके से ये सारी चीजें भी तो आ रही हैं कि एल्गोरिदम से या जो कमी को पूरा भी कर सकते हैं या
आगे की स्थिति में हम मल्टीपल तरीके से जाएंगे। तो जो नए अवसर हैं उस तरीके की एक तो बात आती है। मैं निशित जी से एक अगली बार बात जोड़ते हुए बोलूंगा। जी सभी को अच्छा, नमस्कार। अपनी बात जोड़ने के लिए निशित जी इसको जोड़ेंगे, ठीक है। मैं एक सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ का रिसर्चर हूँ। तो खासकर ह्यूमन इवोल्यूशन से संबंधित बातें जो होती है, हम लोग इवॉल्व हुए हैं अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करने से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसा कि मैम ने बोला कि ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी कहती है कि अगर 8.5 करोड़ जॉब्स अगर जा रही हैं तो 9.7 करोड़ जॉब ट्रांसफॉर्म भी हो रही हैं। ये भी डेटा है। लेकिन एक और डेटा ये कह रहा है कि अमेरिका में रिसर्च हुई, उसकी सीनेट में पब्लिश भी तो प्रेजेंट भी हुई है। तो ये बोल रही है कि सदियों बाद ऐसा हुआ है कि 15 से 22 वर्ष के जो लोग हैं वो अपनी पिछली पीढ़ी से आईक्यू लेवल में कम है। ये बहुत ही समय बाद, मतलब कि पहली बार ऐसा डेटा देखने को मिला है। और उसका कारण यही बताया जा रहा है कि मनुष्य का जो इवोल्यूशन हुआ है वो लोगों से बातचीत करके, संप्रेषण करके, सीखने से हुआ है। स्क्रीन पे छोटे छोटे वीडियोस देख के और छोटे छोटे वाक्य से नहीं हुआ है। इसका एक मेन कारण ये हो रहा है कि जो उनकी सोचने की क्षमता है, सवाल जवाब करने की क्षमता है, वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसमें एआई जो है, ठीक है, उनका आसान तो काम कर दे रहा है, लेकिन ये कितने दिन तक चल पाएगा? अंतोगत्वा खुद तो सोचना ही पड़ेगा। और अगर लमार्क का भी अगर हम लोग यूज़ करें, जो इस ऑर्गन का जितना ज़्यादा यूज़ होगा वो उतना ज़्यादा डेवलप होता जाता है। तो हम ब्रेन का यूज़ करना, सीधे सीधे कुछ भी हो सीधे एआई से अगर पूछ ले तो ये हमें किस ओर ले जाएगा? क्योंकि रिसर्च तो साफ साफ दिखा रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आईक्यू लेवल इस जनरेशन का घट रहा है। निशित जी, मुझे लग रहा है कि हाँ, आईक्यू लेवल की एक समस्या तो बहुत बड़ी है ही, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 21वीं सदी जो होगी वो 21वीं सदी डिप्रेशन की ओर भी लेकर जाएगी। तो तकनीकी जो है वो एक तरीके से सहज भी कर रही है। तो दो खतरे दिखाई पड़े, एक तो आईक्यू लेवल जो कि भविष्य में हमें, अगर तमाम देशों की दौड़ है उसमें कहाँ जाएंगे, और दूसरी तरफ अगर आईक्यू लेवल के बाद में अगर आते हैं तो हम डिप्रेशन में कैसे जा रहे हैं। तो ये है। और चूंकि जैसे मैं खुद भी, मेरा विषय जनसंचार का रहा है, तो उसमें जो संचार प्रक्रिया पे निशित जी ने बल भी दिया कि प्रक्रिया होती है। तो मनुष्य के भीतर जिस एल्गोरिदम पर हम अभी बात कर रहे थे, मैम भी बोल रही थी, वो एल्गोरिदम हमारे भीतर भी होता है। तो कहीं ना कहीं हम अगर मशीन आधारित हो गए एल्गोरिदम पे, तो हमारा एल्गोरिदम बिगड़ेगा अंदर का। तो ये तो एक तरीके से कहें प्राकृतिक है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा। मैं राष्ट्रीय राउत मैम जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर से जुड़ी हुई हैं, वो कॉलेज में भी हैं। तो चूंकि इंजीनियरिंग और इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा जो पढ़ाने की प्रक्रिया के बीच में जो गैप पैदा हो रहा है, उस पर उनका विचार लेना चाहूंगा। जी मैम। जी डेफिनेटली टेक्नोलॉजी गैप तो है, अभी तो है, यही बोलना उचित रहेगा। क्योंकि देखिए, एआई दो तरीके के होते हैं, जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई। जनरेटिव एआई डेटाबेस पे काम करता है पूरी तरह, उसमें अपने आप में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है। इट इज टेकिंग डिसीजन अपने, पूरा जो डेटाबेस है उसके पास, उससे वो डिसीजन लेता है। लेकिन एजेंटिक एआई जो है वो सेल्फ डिसीजन पे भी काम करता है। तो मतलब ये भी माना जा रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी बुद्धि काम करना बंद करेगी, लेकिन एआई की बुद्धि काम करती रहेगी। क्यों ये ऐसा क्यों? व्हाई दिस? बिकॉज सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन ही है। अगर हम किसी हाथ से काम नहीं करते, हाथ को वैसे ही रखते हैं, या फिर कोई गाड़ी नहीं चलाते, गाड़ी को वैसे ही रखते हैं, तो गाड़ी खराब होती है। सिमिलरली हमारे ब्रेन के साथ हो रहा है। सिंपल सिंपल टास्क अगर हम एआई से उम्मीद कर रहे हैं करने की, तो हमारे ब्रेन के जो मसल्स है उसको चालना नहीं मिल रही है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब एजेंटिक एआई के जो टेक्निक्स है उनको समझना फॉर एकेडमिशियंस इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि ये जो एकेडमिशियंस टीचर वाला ग्रुप है, इन्होंने वो ये जनरेटिव एआई के ही एरा में है अभी। आपको समझ में आ रहा है? मतलब बेस हमारा वो था ही नहीं, हम उस बेस से चले ही नहीं, और हमको डायरेक्टली टॉप पे लाके खड़ा दिया है और बोला जा रहा है कि इससे कोप अप करो। तो
बहुत मुश्किल है मशीन की तरह खुद को मतलब अपने ब्रेन को चालना देना, क्योंकि एजेंटिक एआई इज सेल्फ लर्निंग बेस्ड ऑटोनोमस, जो खुद होके डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। तो ये समझना, ये टेक्नोलॉजी समझना, इस हिसाब से जो चीजें हो रही हैं उसको समझना एकेडमिशियंस के लिए, पर्टिकुलरली टीचर्स के लिए मुश्किल जा रहा है, क्योंकि बेस था ही नहीं। हम कोप अप करें तो कितना करें, क्योंकि ह्यूमन मतलब टेंडेंसी धीरे धीरे लर्निंग एबिलिटी जो है विथ एज कम होती है, डेफिनेटली होती है, फाइन, एंड एडेप्टेबिलिटी कम होती है। एडेप्टेबिलिटी हमको कम नहीं करना है। इस एरा के जो 45 to 50 वाले लोग हैं उनको ये समझना है कि भाई हमारे बच्चे जो हैं वो एक ऐसे एरा में हैं जहाँ पे एवरी डे एवरी राइजिंग सन इज रजिस्टरिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो हमको गिव अप करके चलेगा नहीं, जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने गिव अप किया था। हमको वो थिंकिंग जो है हमको रखना है, शुरू रखना है, हमारे ब्रेन को और शार्प करना है, दैट यस वी हैव टू कोप अप। गैप है, डेफिनेटली है, लेकिन मुश्किल तो है सर, मुश्किल डेफिनेटली है। लेकिन वही है कि भाई जो अपस्किल करेगा वो टिकेगा, जो बिकॉज इट्स नॉट अबाउट एनी टेक्नोलॉजी गैप, इट इज अबाउट स्किल गैप। बेसिकली इट इज स्किल गैप। जो स्किल मैंने एक्वायर ही नहीं किया है, ऑल ऑफ अ सडन somebody is asking me, I have not had any foundation of it, somebody is asking me to reach the top, so it's really very difficult. तो इसीलिए ये इसको कैसे मीट करना, कैसे रिफ्रेशर प्रोसेस करना आए हैं मतलब, बट देन मोटिवेशन यंगस्टर्स से ज्यादा मोटिवेशन टीचिंग स्टाफ को ज्यादा जरूरी है कि टीचिंग स्टाफ के काफी रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स अभी ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे इस, because see they have to first accept it, then they can inculcate, otherwise they will be annoyed when students are using it. बच्चे जब उसका उपयोग करके चीजें करते हैं तो शिक्षक थोड़े नाराज हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षकों को वो आता नहीं है। बेसिकली प्रश्न कैसा है कि शिक्षक क्यों नाराज हो रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है, कैसा है। ऑफ कोर्स जुडिशियसली यूज करना, विथ सेल्फ कॉन्शियस यूज करना ये जरूरी है। मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमको ये भी बताना है, जैसे कि मैंने कहा कि ब्रेन के जो मसल उन्हें हमें काम करवाना पड़ेगा, एआई के लिए काम करवाना पड़ेगा, यानी प्रॉम्प्ट राइटिंग जैसे होता है, तो उसमें आप एनर्जी आपके ब्रेन की ये करो, आपके मसल्स को एक्टिवेट करो। सो सी एज अ टीचर प्रॉम्प्ट राइटिंग के कितने सारे टेक्निक्स है वो मैं पढ़ रही हूँ अभी। Why? Because the way I write the prompt यानी जो भी क्वेरी हम देते हैं, जो कॉल्पिट है, फिर आपका ये है एआई सर्च इंजन है या फिर चैट जीपीटी है, इनको जो भी हम क्वेरी देते हैं उनको उसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। सो प्रॉम्प्ट राइटिंग के ही कितने सारे तरीके हैं, तो मुझे ये सीखना है, क्योंकि मुझे जानना है कि बच्चे किस तरीके के प्रॉम्प्ट लिख के कैसे कैसे आंसर्स कैसे ये लिखेंगे। उन्होंने लिखा हुआ आंसर मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है कि परहैप्स मेरा वो दृष्टिकोण ही अभी बना नहीं है, मैंने वो पढ़ा ही नहीं है, बट उसके पास इतना सारा डेटाबेस आ गया है क्योंकि वो एआई का यूज कर रहा है। और कैसा है, एनी चेंज, किसी भी चेंज के लिए रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हमें अपने आप को इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए मोटिवेट करना है, और जब ये होगा तभी ये गैप धीरे धीरे कम होगी एंड वी विल गेट एक्वेंटेड विद द टेक्नोलॉजी। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ, निसंदेह आपसे वैसे सारी चीजें आ गई हैं। मुझे एक चीज और लगता है जो आपने अभी उधर केंद्रित किया कि हाँ शिक्षक को स्वयं नहीं आता है, तो हालांकि यहाँ देखा जाए तो दोनों नए हैं, शिक्षक भी और विद्यार्थी भी इस पूरे क्षेत्र में, और कौन कैसे आगे बढ़ेगा ये वास्तव में। और दूसरी बात जो आपने बात रखी कि स्किल की, तो हम बिना कुछ एक्वायर किए हुए, अगर स्किल को एक्वायर किए बिना अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उससे एक और संकट हो रहा है। ऐसे में जो ह्यूमन रिसोर्स है इतना बड़ा, और हम एआई को अभी उस तरीके से जैसे कह लें कि स्ट्रेटेजिकल तरीके से, क्योंकि अडॉप्ट करना है तो स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, और वो ह्यूमन रिसोर्स में जितने व्यवस्थित तरीके से नहीं होगा तो भारत जैसे खासकर मानस पर बड़ी, खासकर अकादमिक तो पहले से ही हम विश्व स्तर के उस ढांचे में नहीं ढल पाए थे, और उससे पहले हमें तकनीक भी दी गई। तो ऐसे में क्या स्थिति आएगी? मित्तल मैम चूंकि एचआर से ज्यादा ताल्लुक रखती हैं, और मैं चाहूंगा कि मित्तल मैम इस पर जरूर प्रकाश डालिए कि हाँ ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए, खासकर इस संदर्भ में,
कि तकनीकी के साथ में दोनों नए हैं, 2 जनरेशन होती है, एक सिखाने वाला एक वैसे, और उसके बीच में एक ऐसी चीज है जो कि हमें एक्यूरेसी की ओर लेकर जाती है। तो एक ही एक्यूरेसी देने वाली तकनीक जो कि शिक्षक को भी और विद्यार्थी को दोनों को दे रही है, फिर द्वंद्व कहाँ आ रहा है जहां पर हमें ब्रेन को भी अभी मैनेज करना है। Okay. So, Namaskar and thank you for having me here, and special thanks to Hashlata ma'am. I mean, I can really find the different kind of aura here. मैं ट्राई करूँगी इंग्लिश में बात करने का. आई एम रियली वेरी सॉरी अगर रजिस्टर नहीं हो रहा है आपको तो यू कैन डेफिनेटली मुझे स्टॉप कीजिए वहाँ पे और मुझे बोलिए कि मैं फिर से उसको दोहराऊँ, फिर से रिपीट करूँ. सो जो हम लोग अभी यहाँ पे बात करने जा रहे हैं AI एनेबलमेंट, राइट, इफ आई अंडरस्टूड द टॉपिक करेक्टली, कि कैसे AI एनेबल हो करे हम लोग. बिकॉज यू नो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका बहुत बड़ा हाइप क्रिएट होता है, राइट, और साथ में हमें डर भी लगता है ना, क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में जो चलता आ रहा है उसके साथ इतने यूज टू हो चुके हैं कि कुछ नई चीज लेने के लिए या नया चीज अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा सा डरते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं, बेटर तरीके से कर पाएंगे कि नहीं. सो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि अप्रोच, ओके, गो विद द राइट अप्रोच एंड गो विद द राइट माइंडसेट, क्योंकि चीजें चेंज होती रहेगी एंड वी मस्ट हैव टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी. आज AI की बात हो रही है, हो सकता है कि 2 साल बाद 5 साल बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए और AI पूरी तरह से फिर से ऑब्सोलेट हो जाए और कोई नई टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना पड़े, तो हम तो अडॉप्ट करेंगे ही, राइट. सो हैव द लर्निंग एटीट्यूड, कैरी ऑलवेज द लर्निंग एटीट्यूड. हमेशा एक कुछ नया सीखने की जो एक जिज्ञासा होती है वो अपने साथ लेके कायम चलो, ठीक है. एंड अगर मैं बोलूँ कि इसको किस तरह से हम लोग सही तरीके से बैलेंसिंग वे में लेके जाया जा सकता है इसको, सो वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, स्टार्टिंग फ्रॉम करेक्टिंग द यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस सिलेबस. जो अपने सिलेबस है उसी में हम लोगों को चेंजेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ आप लोगों को कुछ सिखाया जाता है जो सिलेबस बेस्ड है, राइट, दैट इज मोर लाइक थियोरिटिकल नॉलेज, और एक क्वेश्चन पेपर होते हैं, एक एग्जाम्स होती है जिसके आंसर्स आपको देने होते हैं. इट्स लाइक अ फिक्स्ड क्वेश्चन आंसर. ये टॉपिक सिखाया है, ये क्वेश्चन है, उसका एक फिक्स्ड आंसर है. पर जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो वी डोंट रिक्वायर योर फिक्स्ड क्वेश्चन, फिक्स्ड आंसर, क्योंकि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, उसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं. ओके, आपका अप्रोच कैसा होगा और आप कौन से अप्रोच से वो सॉल्यूशंस तक पहुंचते हो, वेदर इट इज राइट सॉल्यूशन और रॉन्ग, डजंट मैटर. व्हाट अप्रोच यू आर टेकिंग, दैट मैटर्स अ लॉट. सो हम लोगों को AI के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. सिलेबस चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत है. सिलेबस में सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ना देने के बजाय हमें ट्राई करना चाहिए कि जितना हो सके हम उसको एक्टिविटी बेस्ड या फिर रियल लाइफ सिनेरियोज के साथ उसको जोड़े. हम लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज वेन एवर पीपल आर कमिंग फॉर द इंटरव्यू, वो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपको ये आता है क्या. बोलते हैं हाँ, हमारे सिलेबस में था ये टॉपिक, हमने पढ़ा है, पर इसको यूज कैसे करते हैं वो नहीं पता. सो अगर यू कैन नॉट अप्लाई द थिंग्स व्हाट यू हैव लर्न, तो फिर वहाँ पे ये एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग्स आ जाता है, राइट, ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस. और वहाँ पे एक रेड फ्लैग आ जाता है, मीन्स कि वहाँ पे इंटरव्यूअर सोचता है कि आपको चांस दे या दूसरे बच्चे को चांस दे जिसको एप्लीकेशंस पता है और जिसको इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, राइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कह रही हूँ. तो आपको क्या करना है कि जो आपका थियोरेटिकल नॉलेज है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके यूज केसेस क्या हो सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. मे बी आप छोटा सा POC बना सकते हो. यू अंडरस्टैंड POC, राइट. छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, POCs बनाओ, और उसको आप लेके जाओ. जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या फिर जॉब के लिए जाओगे तो यू कैन शोकेस द थिंग्स इन योर पोर्टफोलियो कि मुझे ये सारी चीज़ें सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, मुझे इसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, एंड दैट विल मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पीपल. ठीक है. सो इस तरह से हम लोग मे बी ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं. जी, निसंदेह मुझे लग रहा है कि बढ़ तो सकते हैं, लेकिन जो AI के उत्तर आते हैं, खासकर
दो तरीके से मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ, जहां तक मैं समझता हूँ, और ऑडियंस अभी इसके बाद में जब प्रश्न अपने रखेंगे तो और भी चीजें निकल कर आएंगी। खासकर जब उत्तर आता है तो दो चीजें हैं, बहुत सेंट्रलाइज होकर दे देता है, और या फिर तो कभी कभी हमें लगता है कि क्या वही चाहिए। और एक बार तो मैंने मतलब जब नया नया यूज करने के लिए था तो बस केवल एक पत्र लिखवाया था कि किसी खास विषय पर उसे पत्र लिखाने के लिए एआई को बोला, और मुझे लग रहा है कि उसने 100 में 100 नहीं 101 नंबर पा लिए थे। 101 में इसलिए कह रहा हूँ कि उसने जहां पर महिला हो या पुरुष, उसने महोदय महोदय महोदया कर दिया। अगर कोई पद है तो उसके पद के जो 2-3 बॉस कौन हो सकते हैं, अगर किसी इंडस्ट्री के लिए, तो बॉस जो इंडस्ट्री के सारे बॉस होते हैं ऑब्लिक ऑब्लिक करके वो भी दे दिए। तो मैं कहूंगा कि हाँ, उसने तो इतना सेंट्रलाइज होकर दे दिया, और कभी कभी हमें उसकी जरूरत नहीं होती। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बीच में जो एक स्थिति आती है कि वास्तव में हम क्या करें, तो अपना ब्रेन फिर कंफ्यूजन में आ जाता है कि हम चले थे सहायता लेने एआई से, एआई ने हमको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वाले में मामले में फिर से अटका दिया। तो अब हम वहां कैसे करें, ये एक थोड़ी सी वैसी, ये True. मानव के लिए एक बड़ी वैसी, और अगर इसका उपयोग ज्यादा दिन तक किया तो कैसा होगा भविष्य, उसको लेकर थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। ट्रू, ये एक बहुत ही रियल लाइफ सिनारियो बेस्ड एग्जांपल आपने बताया। सो मैं ये कहूंगी कि एआई से यूज करवाना है आपको, ओके, डोंट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एआई की एक्चुअली एआई से आपको क्या करवाना है वो आपको पता होना चाहिए। सो एआई वुड बी योर को पायलट, आई कैन से, इट्स नॉट ऑटो पायलट। आप सारी चीजें एआई पे नहीं छोड़ सकते, एआई के भरोसे नहीं रह सकते कि उसने जो आंसर दिया है या उसने जो रिप्लाई दिया वही करेक्ट है, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली प्रॉम्प्ट, राइट? जैसे प्रॉम्प्ट्स आप ऐड करोगे वैसे आंसर्स आपको मिलते जाएंगे, एंड इट्स आर्ट अगेन। आप, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग चैट जीपीटी यूज करते ही होंगे, नो डाउट इन इट, राइट? सब करते हो, राइट? सो पहले के टाइम पे आप क्या करते थे? गूगल यूज करते थे? कभी जब भी कुछ सर्च करना होता था तो आप क्या करते थे? गूगल में सर्च करते थे। फॉर एग्जाम्पल कुछ असाइनमेंट आपको मिलता था, आप गूगल में सर्च करके उसको लिखते थे, राइट? अभी क्या करते हो आप? चैट जीपीटी को पूछते हो, पर लिखना तो आपको खुद को ही है, राइट? कि लिखने की वो चीज है, वो आई मीन वो तो बाईपास नहीं हुई ना। यू नीड टू राइट योर असाइनमेंट बाय यूजिंग चैट जीपीटी। सो आपकी जो, दैट्स व्हाट आई मेंट इन द माय अर्लियर आंसर, कि क्रिटिकल थिंकिंग, अपना दिमाग यूज करके हमें एआई से काम कराना है, राइट? सो जितना बेटर हम प्रॉम्प्ट देंगे उतना बेटर हमें आंसर्स मिलेंगे। मैम कुछ और ऐड करना चाह रही हैं पहले मैम? सो ये इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, बट यू आर स्टूडेंट्स नाउ, ओके? सो सीखना है आपको, जो मीन्स वॉट एवर यू आर टॉट इन द कॉलेज, यू नीड टू लर्न दैट. सो chat gpt can be the next step that you use. First of all, you have your own draft. पहला ड्राफ्ट तुम्हारा ही होना चाहिए. When you refine it, otherwise your critical thinking will go for a toss. Okay, जैसे निशित कुमार जी ने कहा है कि you have to think on your own first. चैट जीपीटी का जितना प्रयोग कम करेंगे उतना अच्छा है राइट नाउ. बट अगेन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो इंडस्ट्री क्वालिफिकेशंस आजकल न्यू ट्रेंड ये चल रहा है कि आप कितना प्रिसाइज एआई प्रॉम्प्ट दे सकते हो, कितना प्रिसाइज. सो कैसे करना है? यू हैव कोर्सेज लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सुना है आपने? सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है. जब गूगल आया तब गूगल के लिए भी हमने सर्चिंग के लिए क्या क्लॉजेस डालने ये सीखा ही था, राइट? सिमिलरली यू हैव टू डू इट फॉर चैट जीपीटी. सो क्रिटिकल थिंकिंग हैम्पर नहीं होना चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, एज अ स्टूडेंट यू नीड टू डू दैट. I would like to add something. जी Can हाँ I? मैम, आप Yeah. पहले बोल Sir, निशित जी. हाँ, जी. सॉरी टू इंटरप्ट एक्चुअली, लेकिन एज एन इंजीनियरिंग प्रोफेसर तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी फॉर द स्टूडेंट्स कि डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. गाड़ी बहुत स्मार्ट है आपकी, लेकिन बेसिकली गाड़ी अगर आपको चलाना ही नहीं आता तो वो उस गाड़ी का अंदर का स्मार्टनेस कोई काम का नहीं है. इसलिए बेसिक इज ड्राइविंग स्किल्स. फाइन, आपके अपने ड्राइविंग स्किल्स, गाड़ी कितनी भी स्मार्ट हो जाए लेकिन बेसिक गाड़ी अगर आपको नहीं आती तो आप गाड़ी चला नहीं पाओगे, कितना भी स्मार्टनेस उसमें ऐड कर दो. तो वॉट एवर, आई एम ऑल्सो डीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट. मैं
ये भी हूँ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डीन भी हूँ कॉलेज में। तो जब भी इंडस्ट्री रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं तो डोमेन नॉलेज भी देखा जाता है। डोमेन नॉलेज से ही आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग आएगा, क्योंकि मशीन किस तरीके से चल रही है, कोई भी चीज क्योंकि ये सब सॉफ्ट है, एआई एंड ऑल ये सॉफ्ट है, ये सिग्नल नहीं रेडिएट करेगा, हवा में सिग्नल नहीं भेजेगा, कोई भी काम प्रैक्टिकली ये नहीं करेगा, तरीका बताएगा आपको, बस तरीका बताएगा। तो प्रैक्टिकली चीजों को हार्डवेयर, एआई इज नॉट हार्डवेयर, एआई इज सॉफ्टवेयर। करना तो आपको है, करना तो मशीन को है। तो मशीन किस तरीके से काम करती है ये जब आप एआई को बताएंगे तो ही वो स्मार्टर वे बताएगा। तो आपको वो बेसिक डोमेन नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, जो आपको क्लासेस में मिलेगा। एआई नहीं देगा आपको वो नॉलेज, क्योंकि एआई ने वो कभी किया नहीं है। एआई इज रिलाइंग ऑन द डेटाबेस प्रोवाइडेड लाइक पीपल बाय पीपल लाइक अस, और पीपल लाइक अस आर एजुकेटिंग यू। तो डायरेक्टली हमसे एजुकेट होना एआई से एजुकेट होने से बेटर है कि यू टेक एजुकेशन फ्रॉम दोज हु हैव गिवन द डेटाबेसेस टू द एआई। तो ये एक अर्ज है, ये एक आप ये बोल सकते हो कि एक शिक्षक के मन का एक आपको निवेदन है कि भाई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि यू कैनॉट बी टोटली, आई मीन सुपरफिशियल स्मार्टनेस काम का नहीं है जब तक के अंदर क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं है। बच्चों को समझ में आ रहा है शायद। आई होप आई एम कनेक्टिंग टू द स्टूडेंट्स। जी हेलो। बिल्कुल। मैं एक मिनट, अंजलि जी बस निशित जी को जोड़ना चाह रहे थे, उसके बाद अभी का सीधा प्रश्न है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है अमेजोन की। तो अमेजोन ने क्या किया कि एआई को दे दिया कि वो एचआर सेल में जाए और रिक्रूट करे। तो फिर ये देखा गया कि वो सीवी में जैसे ही देखता कि फीमेल कैंडिडेट है उसको वो रिजेक्ट कर देता। तो फिर उसके प्रॉम्प्ट पे देखा गया तो उसको प्रॉम्प्ट दिया गया था कि आप पिछले 10 साल में जो एम्प्लॉय ने जैसा काम किया है, बेस्ट एम्प्लॉय जिसको अवार्ड मिला है, उसके सीवी से मैच करते हुए जैसे ही आपको कोई सीवी मिले उसको आप कैच करिए। अब हुआ ये था कि 80% मेल को ही मिला था, तो उसने ऑटोमेटिकली ही वो डिसाइड कर लिया कि मेल को ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फिर अमेजोन ने एक नई जॉब क्रिएट की जिसको कहते हैं एआई एथिक्स। तो एआई एथिक्स को उसमें जोड़ दिया गया। दूसरा, ये जो कोर्सेज की बात हो रही है, तो जोहो आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर अब है। तो उसने क्या किया, 12th पास लोगों को स्किल बैजेस देना शुरू कर दिया है। वो सीधे स्किल सिखाती है एआई की, और जिसके पास वो स्किल होगी उसको वो जॉब देगा। तो अब लिंक्डइन भी आपके जो डिग्रीज है उसकी जगह अब स्किल बैजेस को देखने के लिए वो ज्यादा कर रहा है, जो इंडस्ट्री फ्रेंडली हो। लेकिन एक खतरा आएगा कि जैसा कि भारतीय जो जनमानस के अभी खासकर युवा वर्ग है, वो इस स्किल के लिए सीखने के लिए कितना तैयार हैं। सॉफ्ट हमारे जितने स्किल इसके एआई बेस्ड हैं, उनके टूल्स पर मैं अंजलि जी की तरफ पहुंचूंगा, और उसके बाद उत्कर्षा मैम से भी बात इस पर रखनी है। अंजलि जी, जो सॉफ्ट टूल्स खासकर एआई के हैं वो कैसे, क्योंकि हमारे पास में एक गैप भी है इस जनरेशन के लिए, खासकर जैसा निशित जी कह भी रहे हैं कि हाँ उसे आना पड़ेगा, और हमारे पास कौन कौन से ऐसे टूल हैं जो हम जाएं और आसानी से भी समझ सकें, क्योंकि इस जनरेशन के लिए है थोड़ी सी दिक्कत तकनीकी की। सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ जनरल एआई तो हम लोग खुद ही हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो जनरल एआई है। जनरल एआई तो अभी तक बना नहीं है, अभी भी जो आने का टाइम है। और जो एआई का युग चल रहा है वो अभी इवैल्यूएशन स्टेज पे है। 1950 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आप देखेंगे 2 विंटर एआई विंटर आया है, सीजन में रिसर्च नहीं हो रहे थे। जब कंप्यूटिंग पावर बढ़ा तब ये एआई का जो है जो एल्गोरिथम जो 1950 में लिख दिए गए थे, सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है 1950 में लिख दिए गए थे। मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा एक ही फील्ड है जो आपको इक्वेशन निकाल के सब कुछ निकाल सकते हैं, और इक्वेशन को सॉल्व करना ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई चैलेंजिंग विषय होता है, तो मैथमेटिक्स का सबसे चैलेंजिंग विषय है जो इक्वेशन को सॉल्व करना। इक्वेशन यदि आपको 2 इक्वेशन दे दिया तो उसका जो है इवेल्युएट कर लीजिए, आप इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए तो बहुत कर सकते। तो हम लोग ने जैसे बीएससी में बहुत सारा पढ़ा था इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स, न्यूमेरिकल मेथड्स एक आ गया। जब न्यूमेरिकल मेथड आ गया तो सारे जितने भी जो है वेदर फोरकास्टिंग जो है इस तरह की टेक्निक होने लगी जो कंप्यूटर के माध्यम से करने लगा। उसको जो है मानव कैलकुलेट नहीं कर सकता है। ह्यूमन ये जब तक कैलकुलेट करेगा, जो वेदर फोरकास्टिंग जो हो रही है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको जो कैलकुलेट करने बैठेगा तो
500 एम्प्लॉय बैठा दें और उसको कैलकुलेट करने लगे तो 3 महीना लगेगा, तब तक तो वेदर कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे तो मशीन की जरूरत है, लेकिन हर जगह मशीन की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपने बोला जो वहाँ पे आगे कुछ नहीं था और उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी तो जाके आगे गिर गया, तो 100-200% रिलाई करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें, और ऐसे बहुत सारे टूल हैं, यानी हमको खुद से सोचना है। पहले हमारे पास जो है अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उस नॉलेज का यूज करके फिर एआई के माध्यम से हमको जो बहुत रिपीटेटिव टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए हम एआई का यूज करें, ना कि हम हर तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई चीज पूछना है कि जैसे हमको खीर बनाना, तो बोलेंगे खीर कैसे बनाए तो बता देगा। अब बोलेंगे व्हीट ग्रास का खीर कैसे बनाइए, तो कहीं व्हीट ग्रास जो होता है का जूस बनता है और जो फायदे करता है, तो ऐसे यदि चैट जीपीटी में लिखेंगे तो आपको व्हीट ग्रास का खीर बनाना भी सिखा देगा। तो वहां पे आपको समझने वाली चीज है, क्योंकि वो उसमें इस तरह की चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि डेटा उसके पास जिस पे ट्रेन हुआ उसमें व्हीट ग्रास का जूस बनाने का था और खीर बनाने का डेटा दूसरे जगह से था, लेकिन ऐसा डेटा नहीं था जिसमें व्हीट ग्रास की खीर नहीं बनती है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होगा। इसकी वजह से उसने दोनों चीज को मिला के आपको व्हीट ग्रास का खीर बनाना मुझे लग रहा सिखा है कि दिया। अगर ये एक डेटा नई- पहुंचा नई- दिया जाए, हाँ, एक उसके पास डेटा पहुंच गया तो वो व्हीट ग्रास का भी कुछ ना कुछ बना ही देगा। हाँ, व्हीट ग्रास का डेटा, मतलब दोनों चीज को मिला दिया उसने, दो जगह से ट्रेन किया है उसने। खीर बनाना कहीं से सीखा होगा किसी टेक्स्ट से, और व्हीट ग्रास का जूस बनता है, ऐसा है, और उसके बाद माध्यम से व्हीट ग्रास का खीर आपने बोला, तो दोनों को मिला के आपको आंसर दे दिया। मेरा यही कहना ऐसे था, भी बहुत सारे नीरज जी, गलत आंसर देंगे, तो आपको सोचने वाली जरूरत है जो आपको क्या करना है। जैसे एकेडमिक में आपको यूज करना है तो आप यूज करिए, जैसे पूरे पेपर, सबको 10 पेपर का आपको समरी तैयार करना है तो उसको समरी दे दीजिए, उसको 10 पेपर का लिंक दे दीजिए, उसका समरी तैयार कर देगा। फिर आपको 10 पेपर आप खुद से भी पढ़िए और उसके बाद समरी को देखिए, यदि आपका फ्रूटफुल लगता है, कोई गलत किया तो उसको सही कर लीजिए, तो आपका बहुत सारा टास्क तो कम कर देगा ना, बहुत सारा जो रिपीटिंग टास्क था उसको कम कर देगा, और आपको समझ भी एक डेवलप कर देगा जो ये यहाँ चीज है, तो आपके लिए बहुत सारा काम आसान कर देगा। लेकिन 100% काम वही कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे, हमको तो निसंदेह करना जरूरी है। ये तो है कि हाँ, जैसे हम सब लोग कस्टमाइज एक तरीके से, हर एक व्यक्ति की जरूरत अलग है, उसका स्तर भी अलग है, उसके सॉफ्ट स्किल भी वैसे ही चलने चाहिए। मुझे लग रहा है कि हाँ, सर का संकेत वही था, क्योंकि ये बात तो सच है। हालांकि अब तक गड़बड़ तो नहीं किया, जब भी मैंने एक बार उस पे मतलब ये चैलेंज किया गया था 2-3 लोगों को कि गलत बताएगा, और उससे पूछा, एक बहुत छोटा सा सवाल पूछा था एआई से, लिट्टी चोखा कैसे बनता है, और उसने इतनी विधियां बड़े अच्छे से बताई, ऑप्शन भी दिए कि लिट्टी को पकाने के लिए भी विधियां, उसने सारे ऑप्शन बताए, अगर ये नहीं है तो वो कर सकते हो, वो नहीं तो ये कर सकते हो। और उनके पास हाँ, जो तो मुझे ये लगा कि हाँ, जिस AI डेटा पर हमसे ट्रेन ज्यादा है। वो मशीन जिस डेटा पे ट्रेन हुआ होगा उसके पास डेटा होगा। हाँ, यदि डेटा नहीं होगा तो उल्टा पुल्टा भी बताएगा बहुत तो सारा। ये इस बात का प्रमाण था कि अगर वो विकल्प दे रहा है तो विकल्प चुनना हमें है, क्योंकि उसने अगर 3 विधियां या 4 विधियां विकल्प दिए हैं तो चारों विधियां एक साथ नहीं लगाई जा सकती। तो इसलिए वहां पर जो अंजलि जी ने बात बताई, वो मुझे लग रहा है कि स्पष्ट तरीके से ऐसे समझा जा सकता है कि जो कुछ भी हमारे सामने रिजल्ट या परिणाम आता है उसका मूल्यांकन और उससे सीखना, ये बहुत जरूरी है तीनों स्टेज में, कि हमारे परिणाम क्या है, फिर उससे मूल्यांकन कैसे करना है, और मूल्यांकन से हमें सीखना कैसे है। उसमें यही सॉफ्ट स्किल का केंद्र है। चैट जीपीटी है, इसमें देखेंगे आपको अच्छा लगा तो उसमें कमेंट करने का ऑप्शन आता है जी। वो इसलिए जो उसको, यदि आपने सही बोला यानी कि आपका आंसर सही था तो वो समझेगा हाँ ये 3 लोगों ने सही बोला, तो आगे जो है परफॉर्म वो बेटर करेगा। तो हमेशा एआई का यही का चैलेंज है, जो उसने डेटा पे लर्न किया, लर्न करने के बाद आप परफॉर्मेंस दे रहा है, और परफॉर्मेंस देने के दौरान उसने फिर से सीख रहा है, और सीख करके अपने जो है अपने डेटा को फिर से अच्छा कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा बेटर परफॉर्म करेगा, सही बताएगा, एक्यूरेट बताएगा। तो जैसे मशीन ट्रांसलेशन का भी जो 1950 से स्टार्ट हो गया, सभी कंप्यूटर साइंसेस बोले जहाँ सब मशीन ट्रांसलेशन कराना तो बहुत आसान है, लेकिन उनको समझ में आ गया जो ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना इतना आसान काम नहीं है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन में बहुत सारे ग्रामर और इसके होते हैं, उसके पोजीशन होते हैं, इसके बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। वर्ड का जो है एक वर्ड के 50 मीनिंग होते हैं, डिसएम्बिगुएशन करना होता है। तो बाद में जो है उस तरह के बहुत सारी टेक्निक चली जो लिंग्विस्टिक की, बाद में फिर से जो ये नई टेक्निक डेटा पर आधारित हो गई, जिसमें बहुत सारे मशीन ट्रांसलेशन कर दे रहे हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, बहुत खराब भी कर रहे हैं, और लेकिन
बहुत सारा काम किया जा रहा है, जो नहीं पॉसिबल था वो भी पॉसिबल होगा। मैम प्लीज आप मित्तल मैम ऐड करेंगी। सो अपना क्वेश्चन था कि कौन से टूल्स यूज करने चाहिए। आई थिंक 2-3 टूल्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से। जो अपना रूटीन वर्क होता है उसमें यू आर यूजिंग वर्ड, यू आर यूजिंग एक्सेल, है ना, चैट जीपीटी तो आप यूज करते हो, यू आर गिविंग सम प्रॉम्प्ट और उससे जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है उसके लिए चैट जीपीटी यूज करते हो। बहुत बार आप लोग पीपीटी बनाते हो, पीपीटी बनाने के लिए gamma.ai टूल है। ओके, वहां पे भी आपको क्या करना है, जस्ट प्रॉम्प्ट डाल दीजिए कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पे पीपीटी चाहिए, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पूरा पीपीटी डिजाइन कंटेंट के साथ जनरेट करके आपको दे देता है। ठीक है, सेम वे में जेमिनाई यूज कीजिए आप, कोपायलट आपको पता होगा, कोपायलट यूज कीजिए। चैट जीपीटी को आप गूगल की तरह मत यूज कीजिए। इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज द चैट जीपीटी ना, आपको उसके बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, कीजिए। क्योंकि मार्केट में इतने सारे एआई टूल्स अवेलेबल है ना, कौन सा टूल कब कौन से पर्पस के लिए यूज करना है, दैट वी नीड टू डिसाइड। और अगर हमें वो पता है तो आई थिंक हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई कंटेंट जनरेट करना है पर्टिकुलर चीज के लिए, यू नो डिजिटल मार्केटिंग का अभी आने वाला जमाना, इट्स ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग। ओके, तो कंटेंट जनरेट करने के लिए कौन सा टूल यूज करना चाहिए। इंस्टाग्राम आपको पता होगा, यहाँ पे सारे यंग जनरेशन है, इंस्टा पे सबका अकाउंट है, राइट? आप लोग रील्स बनाते होगे, तो रील्स कैसे बनाते हैं, उसमें इफेक्टिव पीओवी पॉइंट ऑफ व्यूज कैसे देते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम से भी लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, आपको पता नहीं होगा, कॉलअप करके लाखों में कमाते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप एआई का यूज करके किस हिसाब से, किस तरह से रेवेन्यू या इनकम जनरेट कर सकते हो। इट नॉट नेसेसरी, आने वाले टाइम में पता है क्या, एक फिक्स जॉब नहीं रहने वाली है आपकी, दैट इज फॉर श्योर। हमारे जनरेशन में या फिर हमारे जो पेरेंट्स थे उन लोगों के टाइम पे ऐसा था कि उन्होंने एक कंपनी में ज्वाइन किया और वो वहां से रिटायर्ड होके निकले थे। आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा होगा कि 5 साल के बाद शायद आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी, आपको आपकी एंटायर स्किल चेंज करनी पड़ सकती है। अभी आप काम कुछ और कर रहे थे, काम एचआर में कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल, आने वाले 5 साल के बाद आप मार्केटिंग में या सेल्स में काम कर रहे हो। ओके, तो अगेन मैं फिर से मेरा आई सर्कल बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट जो मैंने पहले भी बताया था, लर्निंग एटीट्यूड, योर अप्रोच, एबिलिटी टू लर्न द न्यू थिंग्स, ये सारी चीजें बहुत मैटर करेगी। एआई को आपको एज अ को पायलट यूज करना है, ऑटो पायलट मोड पे नहीं डालना है, जो कि सबने अभी बताया। ऑटो पायलट मीन्स जहाँ पे आप अपना पूरा कंट्रोल एआई को दे देते हो, को पायलट मीन्स यू आर हैविंग द स्टीयरिंग व्हील्स इन योर हैंड एंड वो आपके बाजू में बैठा है, आपको असिस्ट कर रहा है। या थैंक यू जी, थैंक यू मैम। एक खतरा तो लेकिन फिर भी रहेगा ही कि हाँ, जो मैम ने अभी कहा कि हाँ कुछ भी बदल सकता है, कुछ दिनों के बाद रोजगार बदलेगा। तो ऐसे में ये लगता है कि कौन सी तकनीक को कितने दिन तक रखा जाए, खासकर रोजगार को लेकर। क्योंकि शिक्षा जगत में हम बैठे हुए आज जिस एआई पर चिंतन कर रहे हैं, तो ये एक प्रश्न स्वाभाविक तौर पर बनता है कि हाँ, हम आने वाले समय में रोजगार को लेकर, क्योंकि हम शिक्षा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि शिक्षा लेनी है, शिक्षा रोजगार के लिए है, या आजकल तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, जो कॉर्पोरेट की दुनिया बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उद्योग के लिए भी हमें काम करना है। उद्योग 2 तरीके का, दूसरे के लिए काम करना, स्वयं के लिए काम करना। ऐसे में शिक्षा जगत में क्या तैयारियां चल रही हैं कि एआई को लेकर? मैं उत्कर्षा मैम से जानना चाहूंगा कि हाँ, वो इस पर थोड़ा सा विस्तार से हमें अपनी बात रखें। धन्यवाद और नमस्ते सबको। अगेन मैं हिंदी में बोलने की बहुत कोशिश करूंगी और मैं अपनी हिंदी टीचर को याद करूंगी जो स्कूल में मुझे हिंदी पढ़ाया करती थी और बोलती थी बहुत गंदी हिंदी है आप लोगों की। एनीवे, जैसा क्वेश्चन प्रश्न बहुत ही सटीक पूछा हुआ है कि इसका क्या असर होने वाला है। हम लोग सब एजुकेशन बैकग्राउंड से है और जैसे मैम ने भी कहा है, हमने ये सब चीज़ें नहीं सीखी है, तो बच्चों के साथ ये चीज़ें हम भी पहली बार ही सीख रहे हैं। और कोई भी नई तकनीक जब आती है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आती है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी लेके आती है, बट हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी पड़ रही है। तो हम बच्चों के साथ सीख रहे हैं और अगर हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं करेंगे तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी वो हमें पीछे छोड़कर चला जाएगी। तो जो जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है, ऑब्वियसली हम बोल रहे हैं कि हमें पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि डिजिटल चीज़ें अलग है और एआई अलग चीज़ है। हमें अपने आप को डिजिटली लिटरेट करना पड़ेगा और हमको अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ बनानी पड़ेंगी जो मार्केट में आने वाली हैं। जैसे सर ने भी बहुत अच्छे से बोला है कि हम खुद अपना प्रयोग या
इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एआई हमको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ पे हम अपना उद्योग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हमको एआई लिटरेट होना चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप भी कोर्सेज कर लीजिए हैं, और बट ऑब्वियसली एक टीचर का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, जो आपको एक राइट दिशा या डायरेक्शन देता है। आपके जो बेसिक्स फंडामेंटल है वो आपको क्लासरूम में ही पता चलेंगे और वो वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई बेस नहीं है तो फिर वो ज़्यादा देर टिकने वाली बात चीज़ नहीं है। तो इंस्टीट्यूट में इसीलिए आना है, क्लासरूम में इसीलिए बैठना है, ताकि हम आपको बेसिक दे सकें और आप उन बेसिक को लेके आप आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको, और फिर ही आप नई जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जॉब जाएगा नहीं कहीं पे, बहुत सारे न्यू जॉब्स आने वाले हैं। सो दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट अ टेक्नोलॉजी विच विल किल योर जॉब, इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म जॉब्स। बहुत नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, वो अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करें दैट इज अप टू यू, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड जैसे एनईपी में भी बोला है कि जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा देर रहता नहीं है, हमें उसको प्रैक्टिकली अपनाना पड़ेगा, हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खुद से करने पड़ेंगे। और एआई बहुत सारा इंटरडिसिप्लिनरी है, याद रखिए, एक रूटीन डिसिप्लिन में नहीं है, उसको आप दूसरी चीजों के साथ जोड़िए। जैसे सर ने भी बोला कि यस, उसने बीट की रेसिपी दी है और खीर की रेसिपी दी है और एआई ने हमको जोड़ के दिया है, उसी तरीके से हमको भी एआई को लेके इंटरडिसिप्लिनरी करना है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं हेल्थ केयर के लिए, तो यस, एआई बहुत सारी अच्छी चीजें कर रहा है हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में प्रेडिक्शन कर रहा है, डायग्नोसिस कर रहा है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसको हेल्प कर रहा है। तो हमें ये नहीं करना है कि जाके चैट जीपीटी को बोलना है कि भाई मेरे को ये बीमारी है उसका सोल्यूशन दो, नहीं, वो हमको एआई डॉक्टर्स के लिए ये करना है, उसके एप्लीकेशंस जनरेट करने हैं ताकि वो असिस्ट करे डॉक्टर को कि जो भी डायग्नोसिस डॉक्टर कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। सो यस, एआई इज देयर फॉर यू, इट इज देयर फॉर योर हेल्प एंड सहायता। अपनी सत्सद विवेक बुद्धि को आप रखिए, बिल्कुल वो ब्लाइंड फ्लाईओवर पे मत भागिए, देखिए कि आगे कुछ है कि नहीं है। इवन चैट जीपीटी में जो भी आंसर्स आने वाले हैं उसको एक बार वेरीफाई कीजिए, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सुना है कि देयर इज हैल्यूसिनेशन, देयर इज बायस विच इज देयर विथ एआई। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट हैल्यूसिनेशन एंड बायस, हमको वो केयर करना पड़ेगा। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अपनी जो नेचुरल इंटेलिजेंस है वो लूज मत कीजिए, यही हम स्टूडेंट्स को बोलने वाले हैं। बिल्कुल चैट जीपीटी से जो असाइनमेंट लिखी हो वो एज इट इज सबमिट मत कीजिए, उसमें अपना फ्लेवर भी ऐड कीजिए। वो व्हीट और ग्रास की खीर में अपना भी इलायची वाला फ्लेवर और तड़का मार दीजिए, ताकि वो और अच्छे से प्रेजेंट हो जाए। क्योंकि टीचर भी नया है, स्टूडेंट भी नया है, दोनों एक साथ सीख रहे हैं नई चीजें, तो कुछ अलग पेश करेंगे तो बढ़िया, आपकी तारीफ ही होगी। हमें याद आया कि हाँ, एनालॉग जमाने के खासकर हम लोगों को एक लाइन लिखी होती थी रेसिपी में, नमक स्वादानुसार। तो कुल मिला के हमें जो चीजें रखनी है अपने अनुसार रखनी है। खैर, यहाँ पर शोधार्थी भी बैठे हुए हैं कुछ लोग, और एनईपी की भी बात आई थी, तो कुछ एनईपी के माध्यम से तो हम लोग अभी जो नई जनरेशन जाएगी वो शोध की ओर जाएगी, वो थोड़ा दूसरे तरीके से जाएगी, ये भी तय है। ऐसे में एआई के माध्यम से जो लोग खासकर स्नातक स्तर में या ग्रेजुएशन वाले लोग जाते हैं, वो एआई का उपयोग करते हुए जिस तरीके से आगे जाएंगे और वो पहुंचेंगे रिसर्च में। मैडम ने भी कहा कि वेरिफिकेशन और बाइसनेस की बात आती है, तो रिसर्च में खासकर भारतीय जो शोध हैं उनके ऊपर बड़ा आरोप भी लगता है कि हम लोग थोड़ा आग्रही रहते हैं, थोड़े हमारे एथिकल पैरामीटर्स जो हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं। तो उस संदर्भ में चूंकि निशित जी का काम रिसर्च पे अच्छा रहा है, मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपनी बात इस बात पे जरूर रखें कि हाँ, जो वैल्यू बेस्ड सिस्टम है या जो एथिकल पैरामीटर्स हैं रिसर्च को लेकर, खासकर इनको लेकर क्या क्या कुछ वैसे, और उस पर थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा कि वो टूल्स को लेकर भी, क्योंकि ये जो कल के भविष्य के लिए बिना रिसर्च के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो केवल हम अभी अध्ययन की बात कर रहे थे, लेकिन रिसर्च की ओर कैसे बढ़ा जाए उस तरफ भी थोड़ा सा हमारा ध्यान आकर्षित है। निशित जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। सभी को नमस्कार फिर से। देखिए, रिसर्च की क्लासेस में जब मैं पढ़ाता हूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टैकल किससे करना है ये बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैंने एक टर्म कॉइन किया है, नेचुरल स्टुपिडिटी। ये नेचुरल स्टुपिडिटी हम लोग में पाई जाती है। ये नेचुरल स्टुपिडिटी यही है कि जो कह दिया चैट जीपीटी ने, हमने उसको बिना वेरीफाई किए मान लिया। एक ही सवाल का हमारा मूड अलग है तो हम अलग जवाब अलग देंगे, हमारा मूड दूसरा है तो हम जवाब अलग देंगे। हम एक बार झूठ बोल के फंस गए तो हम उसी पे अड़े रहेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे आगे निकल चुका है।
वो नेचुरल स्टुपिडिटी तभी करता है जब उसको वैसे आंकड़े मिलते हैं, और वो आंकड़े ह्यूमंस ने ही उसमें डाले हुए हैं। जैसे आम जिंदगी में रियल लाइफ में हम लोग स्टुपिडिटी करते रहते हैं, वैसे कई ऐसे भी डेटा है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, और वो आपको नेचुरल स्टुपिडिटी एआई से भी करवा देते हैं। एआई से आप एक चीज़ पूछे क्या ये सही है, तो वो जवाब दे देगा। फिर उसको बोलिए नहीं आपने गलत बताया, तो वो बोलेगा यस आई एम सॉरी, फिर वो दूसरा जवाब भी दे देगा। तो वो डेटा उसका कहाँ से मिल रहा है? दोनों चीज़ें मौजूद है इंटरनेट पे। अब बात आती है जब हम एआई का यूज़ करें रिसर्च में, तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है, वो विषम है। कई प्रकार के रिसर्चर्स हैं। एक रामचंद्र गुहा, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिस्टोरियन है। उनके अगर लेवल की बात करें तो उन्होंने एक रिसर्च टीम रखी हुई है, वो उनको रिसर्च करके बताती है, फिर उसके रिसर्च के अनुसार उनकी किताबें हैं। जैसे कि उनकी फेमस किताब है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन क्रिकेट, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो पढ़िएगा कभी। तो वो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। फिर दूसरी पीढ़ी हम लोग की आएगी जो कि वास्तव में किताबों से पढ़कर रिव्यू ऑफ लिटरेचर सीखा है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है, उसको चेक कराया है, फिर से रीचेक कराया है, और कर करके खुद ही लिखा है अपना। वहाँ पर हम लोग के समय नहीं थी इतनी सुविधा, हम लोग लाइब्रेरी में बैठ के सब कुछ करते थे। अब आती है ये तीसरी पीढ़ी। वो तीसरी पीढ़ी जो है वो सीधे सीधे एआई पे जाती है। एआई ने जो बोला अपनी नेचुरल स्टुपिडिटी दिखाती है, उसको एज इट इज कॉपी कर देती है। अब कॉपी करने में एआई देखिए नेचुरल स्टुपिडिटी से बहुत आगे बढ़ चुका है। वो आपका प्लेजरिज्म चेक करता है, और प्लेजरिज्म जब चेक करता है तो वो केवल, आप लोग अगर समझते हैं कि 8 वर्ड अगर लगातार आ गए तो मैच करके वो दिखाता है, तो हम पैराफ्रेजिंग कर देंगे उसकी तो वो बच जाएगा। इससे एआई आगे निकल चुका है। वो आपका जो राइटिंग कंटेंट है, आप किस मूड से लिख रहे हैं, वो अगर उसको लगा कि ये मशीनी है, क्योंकि मशीन अलग तरीके से लिखती है और आपकी लिखने की शैली अलग होती है, तो वो तुरंत पकड़ लेगा। और इससे भी अगर आप आगे निकल गए तो एक और नई टेक्निक आ गई है कि आपने वो कंटेंट कितने मिनट में या कितने सेकंड में लिखा है, यानी टाइम स्टैम्प लगता है। आप जो उठा के कॉपी कर देते हैं ना 10 पन्ना, तो एआई जानता है कि आप 1 सेकंड 2 सेकंड में 10 पन्ना नहीं लिख सकते, तो वो टाइम स्टैम्प भी लगा देता है, उससे भी चेक कर लेता है। तो ये प्लेजरिज्म चेक करने के 3 तरीके हैं उसके, जो रिसर्च में आप लोग जब भी यूज़ करें, देखिए वो हमेशा लिख देता है लास्ट में एआई इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, प्लीज वेरीफाई। तो वो आपसे अपेक्षा भी तो करता है कि आप उसको वेरीफाई करेंगे। तो जिसको वेरीफाई करने के लिए अगर आपको कोई सोर्स वेरीफाई करना है तो कंसेंसस नाम का एक एआई है, तो कंसेंसस एआई पे आप उसको डाल सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि आप जो टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उस पे कितने ऐसे आर्टिकल हैं जो उसके समर्थन में है, कितने ऐसे हैं जो उसके विरोध में है, तो साइट इट, SCITE से है, साइट एआई, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो सारा बता देगा आपको। आपको अपनी भाषा से ही करनी है तो ग्रामरली है ही है, आप लोग ने सुना ही होगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपको कोई मौलिक चिंतन करना है तो रिसर्च रैबिट और जेनी एआई है, उसको भी आप कर सकते हैं। क्लाउड भी है एक बहुत अच्छा एआई प्लेटफॉर्म, और चाइना ने बहुत ही अच्छा निकाला है डीप सीक, वो भी आप कर सकते हैं। तो इथिक्स का ध्यान यही देना है कि आप ये नहीं करना है आपको कि जो उसने बोला आपने मान लिया, उसको आपको वेरीफाई करना है। उसने जो सोर्सेस दिए हैं उसको पहले तो चेक करिए। चैट जीपीटी तो हेलुसिनेशन करता है, झूठे वो साइटेशन दे देता है। और जो हमारे जो अभी बैठे हुए हैं जो आगे लॉयर बन जाएंगे डिग्री लेके, तो अमेरिका में केस हुआ था स्टेट ऑफ अमेरिका वर्सेस अविनका, उसने जो चैट जीपीटी से अपना पूरा केस का वो बनाया था, और ऐसे ऐसे केस थे जो कभी हुए ही नहीं थे, जज ने पकड़ लिया उसको। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि वो चैट जीपीटी तो आपके कहे अनुसार केसेस भी ड्राफ्ट कर देगा, लेकिन अपनी नेचुरल स्टुपिडिटी से बचना है आपको और आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आपको वो सोर्स उठाना है और मल्टीपल
AI बने हुए हैं, और जो वो सोर्स दे रहा है उसका लिंक दे रहा है, उसको क्लिक करिए, उसको पढ़िए। फिर आप, जैसे बात आती है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है, तो आप उसी से रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखवाने लगते हैं। उससे रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं लिखवाना है। नोटबुक एलएम का अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आप उस पर वो PDF अगर आप डाल दीजिए, और उसको होते हैं कि आप इसका मेथोडोलॉजिकल रिव्यू करना है, या उसमें जो बातें कही गई हैं उसमें डेटा किस प्रकार से लिए गए हैं और कंक्लूजन किस प्रकार से निकाला गया है, इस आधार पर रिव्यू लिखिए। फिर वो जो आपका रिव्यू लिखे उससे सीखिए कि आपको कैसे लिखना है। एज इट इज उसको कॉपी मत करिए, क्योंकि कॉपी करेंगे तो आप प्लेजरिज्म में फंस जाएंगे, आप नहीं उससे पार पा सकते हैं। आपको लिखना अंत में खुद ही पड़ेगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा और वेरीफाई तो करना ही करना पड़ेगा। और सर मुझे एक मुझे बात लग रहा है- बतानी है, आपने बहुत अच्छे से बोला कि लॉयर ने केस सॉल्व कर लिया, बट नहीं किया उसका- वो, उसने सब पकड़ लिया कि ये है। बच्चे बोल नहीं पाते हैं, हमने बहुत बार देखा है, एप्लीकेशन लेके आते हैं पर उनकी जो लैंग्वेज होती है, छोटी छोटी एप्लीकेशंस के, मैं आज कॉलेज क्यों नहीं आ पाया, चैट जीपीटी पे जाते हैं और वो लिखते हैं एप्लीकेशंस, और वो एप्लीकेशन देख के ही हमको समझ में आता है ये बच्चा जो 2 लाइनें नहीं बोल पा रहा है वो इतनी सुंदर एप्लीकेशन कैसे लिख पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा ये हो गया है। तो हमें ऐसे, एटलीस्ट एजुकेशन में तो हमको ऐसा करना चाहिए कि प्रेजेंटेशंस पे ज्यादा भर देना चाहिए, ना कि ऑन रिटन थिंग। बिकॉज ऑब्वियसली रिटर्न में क्या हो जाएगा कि आप उनको बोलिए कुछ भी असाइनमेंट लिख के, कोई भी प्रोजेक्ट दे दे, वो नेट पे चले जाएंगे, AI का हेल्प ले लेंगे और ही विल गिव यू द आंसर फॉर इट। तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट वी शुड फाइंड आउट न्यू वेज फॉर असेसिंग अवर स्टूडेंट्स। हमें बच्चों को हाथ से लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या तो प्रेजेंटेशन स्किल्स उनकी बढ़ानी चाहिए जिससे वो सब सीख सकते हैं, स्किल बेस्ड। ये मुझे लग रहा है एक खुशी की बात है इस बात पे कि हम AI की बात कर रहे हैं और बात आ गई हाथ से लिखने की। तो ये वास्तव में जो है हम लोग वापस जहां पर पहुंचे हैं, तो ये खुशी की बात है कि वहां से हम वापस आए। असाइनमेंट टर्न पेपर जो है हाथ से लिखने के लिए हम लोग बोलते हैं। यदि हाँ। हाथ से लिखेंगे, यदि चैट जीपीटी से भी लिखें तो कुछ तो याद होगा। हाँ, हाथ से लिखेंगे तो याद रहेगा ना कम से कम। जी। एक बात भी मैम और निशित जी ने भी रखी बात, तो एक था वेरिफिकेशन को लेकर। तो वेरिफिकेशन जब होता है तो रिसर्च को भी लेकर, या बड़े, कई बार ये भी होता है कि हम बड़े डेटा पे काम कर रहे होते हैं, हमारे जर्नलिज्म में भी काफी काम होता है, या फिर अगर हम दूसरे टाइप की अगर फील्ड में आजकल कहीं भी जाते हैं तो डेटा पे काम बहुत होता है। और जब बड़ा डेटा होता है तो उसके वेरिफिकेशन को लेकर ऐसे ऐसे डेटा आ जाते हैं तो लगता है कि इसको क्या ही वेरीफाई करना है, ये तो बड़ा सुंदर सारी चीजें हैं, और बड़े गलत तरीके से, या कह लें कि जो एथिकल पैरामीटर है वो सब बैरियर्स टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में खासकर बहुत दिक्कत आती है। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च में जर्नलिज्म से जुड़ी हुई रिसर्च थी, रीजनल जर्नलिज्म को लेकर काम किया गया था। और उससे कुछ जो भी रहा होगा, उसने AI का इस्तेमाल किया और उसने न्यूजीलैंड की सारी सब जो रीजनल जर्नलिज्म था वो उठा के कोट कर दिया और सारा सबको लिख दिया गया, फाइनली लिख भी दिया गया और सबमिट भी हो गया। जब बाद में देखा गया, निशित जी बात भी कर रहे थे कि हाँ, इस बात को जब आने वाला समय आएगा तो मुझे वो बचपन की वो पंचतंत्र वाली कहानियां याद आती, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चिड़िया आएगी, फंस जाएगा। तो और ऐसी अभी हाल ही में पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई थी कि न जाने कितनी PhD रद्द कर दी गई सिर्फ इसलिए, सकुशल व सफलतापूर्वक पूरी दे दी गई थी डॉक्टरेट, और उसके बाद में अभी वो चेक करी गई, क्योंकि अभी हमारे पास छूट दी जा रही है और वापस पीछे से एक और कुछ टूल आ रहे हैं जो प्रॉपर और चेक करेंगे बहुत घने तरीके से, और उसके बाद जब सिद्ध हो जाएगा तब तो फिर खत्म हो जाएगा। ये भविष्य की ओर देखते हुए वाली दृष्टि है, आज हमें उससे बचना है। मैम ऑनलाइन है एकेडमिक जगत में, मैं उनसे राउत मैम से कहूंगा कि वो जरूर इस बात पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो चैट जीपीटी है ये इथिकल, मतलब जो भी ये जितने भी मतलब प्लेटफॉर्म है क्या कहते हैं AI के, वो सारे प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा जो इथिकल वायलेशन है, मास वायलेशन ऑफ कॉपीराइट इशू है। सबके जो है डेटा चुराए हैं, बिना बोले डेटा चुराए हैं, और ये इन्होंने बहुत लोगों ने बोले हैं इस पे, जो सबने जो है कि डेटा चुरा के और नया डेटा वो हम ही को बता रहे हैं। तो ये पहले ही इसका जो बेस है वो इथिकल नहीं है। लेकिन इस बात के लिए भी संकट है, ये वैसे एथिक्स का एक बड़ा प्रश्न भी उठता है कि अगर इतना बड़ा डेटा चोरी होकर एक ऐसे खुले मुक्त आकाश में डाल तो दिया गया है जिसका लाभ कोई ले रहा है, या AI की वो वाली कंपनियां ले रही हैं जो उसके सर्च करने वाले लोग हैं उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन हमारा तो जो इंटेलेक्चुअल है या विजडम है वो तो कहीं ना कहीं वेस्ट जा रहा है। इस पर लेकर भी है। और मैडम से जो ऑनलाइन राउत मैम से मेरा एक प्रश्न ये भी था कि हाँ, वो जरूर इस बात पे कहें कि बड़े डेटा पर जब काम कर रहे होते हैं तो उस समय
कितना सतर्कता से और कैसे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के दृष्टि से ये जो नए हमारे स्नातक वाले लोग हैं, एनईपी से आ रहे हैं, इनके लिए भी चिंता का विषय है, जो वर्तमान में है इनके लिए भी है। मैम प्लीज। जी जी, ज़रूर ज़रूर। हमारे पास काफ़ी टूल्स है प्लेगरिज्म चेक करने के। तो नॉर्मल प्लेगरिज्म चेक होता है, फिर एआई प्लेगरिज्म भी चेक होता है। सो जब आप प्लेगरिज्म चेक करते हो तो आप जब सबमिट करते हो तो कई सारे उसमें टैब्स होते हैं जिनको आपको क्लिक अनक्लिक करना होता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या चेक करना है एग्जैक्टली। सो अगर आप चेक एआई कंटेंट्स ऑल्सो ये भी डालते हैं उसमें, जैसे तो वो सारा जो डेटाबेस से लिया है वो पूरा रेड कर देगा, वो बताएगा। तो इसलिए जो रिव्यूअर्स है वो भी ये एआई प्लेगरिज्म चेक करते हैं। इसीलिए रिसर्चर्स ने केयरफुल रहना चाहिए। कहीं से भी डेटा उठाते समय आप जरूर लीजिए, लेकिन उसको अपने शब्दों में डालिए। लेकिन एक बहुत ही हाल ही में हमारे यहाँ घटी हुई एक घटना मैं बताना चाहूंगी। एक पेपर था जो वर्ड टू वर्ड उस बंदे ने मेरे सामने बनाया था, अपने शब्दों में बनाया था, उसके पास कोई भी टूल नहीं था। फिर भी वो जब प्लेगरिज्म चेकिंग के लिए डाला गया, उसका प्लेगरिज्म करीबन 70% के ऊपर आया। अब इसका मतलब है कि उसका जो भी वोकैबुलरी है, वो बंदे का जो भी वोकैबुलरी है, वैसी ही वोकैबुलरी एआई की भी है। उस क्षेत्र में वैसी ही सेम वोकैबुलरी एआई के पास भी है, उसका डेटाबेस भी उतना एनहांस्ड है। तो रिव्यूअर काफी बार ये जो प्लेगरिज्म का जो रिपोर्ट होता है उस पर निर्भर नहीं करते, कुछ अपने ओर से इंटरेक्शन किया जाता है। क्योंकि कैसा है कि उनको समझ में आ जाता है रिजल्ट्स पे से कि ये रिजल्ट्स जो है वो ऐसे ही नहीं आए होंगे। तो बिफोर रिजेक्टिंग अ पेपर डेफिनेटली वो रिव्यूअर संपर्क करते हैं आजकल कि भाई हमारे तरफ इतना प्लेगरिज्म आया है, जबकि आपने जो प्लेगरिज्म रिपोर्ट भेजा वो कुछ ये है, मतलब कम है, और हमारा 70% के ऊपर आया, तो वो क्यों आया होगा। अगर जब भी ऐसा होता है तो रिव्यूअर संपर्क करके चीजें करते हैं, क्योंकि इट इज नाउ अ वॉर ऑफ एआई वर्सेस एआई। काफी बार आपने देखा होगा कि आई एम नॉट अ रोबोट, इसको क्लिक करना होता है। क्यों क्लिक करना होता है? बिकॉज अगर रोबोट क्वेरी डाल रहा है तो वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितनी वो मशीन है, जितना वो एआई सर्च इंजन है। फाइन, तो इसीलिए वो हमको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करने लगाता है, ताकि उसका वो सर्च इंजन को पता है कि इट इज इंटरेक्टिंग विथ अ ह्यूमन। फाइन, इसके अलावा एक अभी रिसेंटली जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज सब्जेक्ट एकेडमिक्स में काफी चल रहा है। सो एक प्रयास किया जा रहा है कि यूएचवी इज बीइंग इनकलकेटेड इन एआई सर्च इंजन ऑल्सो। ये सारे कंटेंट्स यूएचवी वाले उसमें डाले जा रहे हैं, सो दैट कि कहीं तो भी एआई सर्च इंजन भी ह्यूमन वैल्यूज पे, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के तरीकों से काम करे। तो मेरा यही कहना है रिसर्चर से कि डरिए मत, क्योंकि काफी बार पीएचडी का थीसिस सबमिट करते समय कहा जाता है कि हमको इतना ही परसेंटेज वाला प्लेगरिज्म रिपोर्ट चाहिए, जबकि उस बंदे को पता है काम उसी ने किया है, फिर भी प्लेगरिज्म रिपोर्ट वो नहीं आ रहा है। तो प्रॉपर तरीके से आपको इसको टिक करना है। एंड अगर आपने काम किया है तो बिलीव मी, अभी भी AI is not as intelligent as a human being is. So अगर आपने काम किया है तो कोई आपको ये प्रूफ करने से नहीं रोक सकता कि ये काम आपने किया है। तो जरूर लेकिन अगर आपने काम नहीं किया है तो देयर आर n नंबर ऑफ वेज कि जिससे ये पता लग सकता है। वैसे तो रिव्यूअर इनको बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी हम लोग जो आपको रिव्यू कर रहे हैं, जो रिव्यूअर्स हैं, उनमें एआई से ज्यादा क्षमता ऑफ एक्सपीरियंस है, तो हमें कोई टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि जो लेटर आता है वो लेटर वो खुद वो स्टूडेंट ने लिखा है या एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन जो स्टूडेंट ने लिखा है या किसी और ने लिखा है, ये टीचर बाखूबी समझ में आ जाता है। तो यंग जनरेशन को इतना ही बताना है, अभी आपके जो एल्डरली पीपल हैं वो एआई से निकल के बाहर नहीं आए हैं, वो एक्सपीरियंस से निकल के बाहर आए हैं। इसीलिए अभी तो आप
मतलब उनको नहीं ये कर सकते, बीट नहीं कर सकते। और अगर आपको टेक्नोलॉजी से ही प्रूव करवाना है कि यस योर वर्क इज प्लैगराइज्ड, तो कई सारे टूल्स अवेलेबल है। तो टूल्स अगर आपके पास है तो टूल्स रिव्यूअर के पास भी है, उसका एक्सपीरियंस भी उसके साथ है, तो आप पूरी ईमानदारी से रिसर्च कीजिए। अगर आपने किया है तो टूल भले ही कह दे कि आपका वर्क प्लैगराइज्ड है, लेकिन आपके रिव्यूअर, आपके जो पीएचडी गाइड है वो नहीं कहेंगे कि आपका वर्क प्लैगराइज्ड है, दो द टूल माइट से इट। तो इतना विश्वास अभी भी सिस्टम पे रखिए, सिस्टम काम कर रही है पूरा फुल प्रूफ चीजों को करने की। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एजेंटिक एआई पे एक ताला लगा रहे हैं ताकि वो ना करे जो हम नहीं चाहते, वो वही करे। जैसे कि मैम ने कहा था, इट इज योर बी एआई, डू नॉट बी एआई ड्रिवन, जस्ट टेक इट एज अ असिस्ट। एआई एक असिस्ट करके ही लीजिए, नॉलेज अपना डालिए, टूल करके उसको यूज कीजिए, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड यस, दिस इज व्हाट वी आर प्रीचिंग इन द इंस्टीट्यूशन, एंड आई होप कि भाई आप लोग उसको सही तरीके से उसका यूज करके आप चीजों को आने वाली जिंदगी के लिए बेहतरीन रखे एंड और बेहतरीन करे। जी धन्यवाद मैम। सर रिसर्च के बारे में आया है, तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है दत्ता मेघे हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, तो डेटा की बात आ रही है कि हम लोग जो डेटा ऑनलाइन लेते हैं, हमको इतना भरोसा नहीं है कि वेदर दैट डेटा इज बायस्ड और नॉट बायस्ड। तो फॉर्चुनेटली हम लोग हेल्थ केयर में बहुत सारा रिसर्च करते हैं और हमारा इन हाउस हॉस्पिटल है, तो हम यूजुअली प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स को वैसे ही देते हैं कि जाओ हॉस्पिटल में, वहां से फर्स्ट हैंड डेटा लो, क्योंकि जब फर्स्ट हैंड डेटा होता है तो बहुत ये है कि उसमें बायस हो या तो कहीं से गलत डेटा है। तो हम लोग यही प्रोत्साहित करेंगे। इवन हमारे जो यूजी के बच्चे हैं उनको भी हम लोग इंटर्नशिप में हॉस्पिटल में भेजते हैं। जस्ट गो एंड लुक अराउंड एंड प्रॉब्लम्स देखो क्या हॉस्पिटल में है। बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, क्योंकि आजकल तो बहुत प्रोजेक्ट बेस्ड काम चल रहा है हर इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों को जाके सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के लिए बोलते हैं, वहां पे जाके बोलते हैं कि जाओ और कोई एकदम नॉर्मल सा प्रॉब्लम आप फाइंड आउट करो और वही आपका प्रोजेक्ट ले लो। पर डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे? आप खुद जाके डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो वेरीफाइड भी डेटा होगा और उसमें बायस भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी सुपरविजन में कर रहे हैं। तो जब हम डेटा की बात करते हैं और बहुत ज्यादा डेटा की जब आप बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एआई टूल्स है। तो एआई बना ही इसलिए था कि हमारा काम कम हो जाए। हम हमारे जमाने में जब, जैसे सर ने कहा कि जब रिसर्च करते थे तो लाइब्रेरीज में जाके पेपर डाउन कर लो ना, और उसी में हमारा बहुत अधिकतर समय जाता था सिर्फ डेटा कलेक्ट करने में। और जब एआई ने हमको ये टूल्स दिए हुए हैं तो उनका उपयोग कीजिए। जैसे हमारे जमाने पे कोई नई स्कीम आती थी, हमको मालूम थी वो स्कीम बोगस थी, पर फिर भी लोग पैसे उसमें डालते थे। क्यों डालते थे? क्योंकि इनिशियली वो बहुत अच्छा रिटर्न देता था। तो एआई टूल्स भी अगर मार्केट में आए हैं तो यूज कीजिए उनका, बट अगेन विद अ कॉशियस। There will be always something which you have to take care about the data which you are putting and what the output you are getting. So with that particular cautious, these tools are there to help you. आपका समय बचाने के लिए है, ताकि you can do more focus on the work which you are doing. Right? So लेकिन एक प्रश्न मेरा खुद भी लगता है कि हाँ, बहुत सी चीजें जैसे अभी निकाली गई और रिसर्च में ये पता लगा कि ठीक है, और अगर वही एआई कंपनियां, अगर जो एथिकल जो पैरामीटर्स की बात होती है, अगर वो कहने लगे कि कहीं, क्योंकि सारा सब कुछ तो कोडिंग का कमाल है, अगर वो कह दे कि हाँ आज लिखा गया है, लेकिन वो कुछ ऐसा कोड कर दे कि 3 साल पहले का दिखाने लगे, तो ये तो एक और अलग तरीके की बेईमानी हो जाएगी। और वहां पर तो सत्य असत्य की जो लड़ाई होगी उसमें तो बहुत बड़ा। और खासकर एक और चीज जोड़ूंगा कि हमारे यहाँ रिसर्च में रिसर्च ही नहीं बल्कि रिसर्च के समानांतर अन्य चीजें भी होती हैं, खासकर एकेडमिक्स की, खासकर जैसे बुक कोई चैप्टर लिखता है या अपने ब्लॉग पे लिखता है, कोई अपनी वेबसाइट है उस पर लिखता है, तो वो आर्टिकल पर ऐसा कोई रिसर्च को लेकर या उसके प्लेगरिज्म को लेकर कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं उठता, और वहां से आदमी बढ़ता भी चला जा रहा है। तो ये भी एक ऐसा एथिकल पैरामीटर है जहां से आदमी बढ़ता भी चला जा रहा है, एआई टूल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसे कोई रोकने वाला बचाने वाला भी नहीं है। ऐसे में कुछ चेंजेस हैं। हमें लग रहा है कि मैं ये बात अभी, चूंकि हम में से प्रोफेसर सीता मैम भी हैं, तो उनसे भी ये सवाल करूंगा कि वो इस बात को जरूर फोकस करें कि ऐसी चीजें हैं जो इमीडिएट अभी रोकने की जरूरत है, या उसे हमें अपनी सतर्कता से उसे एक तरीके से बैरियर डाउन करना चाहिए। मैम प्लीज। So AI, we are discussing too much on AI. Anyway, सबको अडॉप्ट करना ही है, okay? It's a fact. So you cannot escape from the fact. So ultimately we'll go to the basics. कि ultimately हम करना क्या चाहते हैं? We are
आई एम फ्रॉम इंडस्ट्री, नाउ आई हैव जॉइंड एकेडमिया। तो इंडस्ट्री का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? टू डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर। ओके, हाउ कैन यू डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर? बड़ा साइकिल है, वैल्यू साइकिल, एंड हाउ स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर. सो इन दैट आई टॉक अबाउट बैरियर्स. ओके, सो एआई में वी आर डिस्कसिंग कि एआई में डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, so when you talk about data, where does that data come from? So source is important, very important. Okay, all AI models run on a certain source. We are saying that ChatGPT is doing web scraping, which is illegal. Okay, but कितना करता है हमें पता नहीं है, because how that tool is written, we are not aware about it. Okay, so whenever you talk about raising your bars or raising barriers, सबसे पहले students को एक ही करना है कि खुद का ड्राफ्ट पहले खुद लिखो. दैट आई विल इंसिस्ट ऑल द टाइम कि थॉट प्रोसेस तुम्हारी क्या है. इफ यू आर डूइंग एन असाइनमेंट, से फॉर एग्जांपल, ओके, सो आई विल टॉक अबाउट स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टीज टुगेदर. सो खुद का ड्राफ्ट खुद लिखो एंड देन डेफिनेटली यूज एआई टू गो अहेड. सो पहले क्या होता था कि यू हैड, व्हेन वी बिकेम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वी यूज्ड टू जस्ट कोड. ओके, अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते हैं? वैल्यू चेन कैसा है एआई का? You have a data, then you have a model, then you have systems that host that model, then you have applications, right? You create applications, then you have governance. In governance, you follow ethics. Okay, so in all these stages, students will get jobs and students will have their own role to perform. So in every of this stage, you should go ahead and decide. Everybody is speaking the same thing. अपने आप डिसाइड करो कि क्या यूज करना है, कितना यूज करना है. सो बैरियर्स आर देयर, बी अवेयर ऑफ द बैरियर्स. एंड फॉर फैकल्टीज, एवरीबडी इज सेइंग, मुझे तो किसी ने एप्लीकेशन लाके दिखाए तो 1 सेकंड में समझ जाता है कि ये चैट जीपीटी से लिखा है. एब्सेंटिज्म का पहला स्टेटमेंट है, आई अलाइन टू माई एकेडमिक गोल्स बट विल लाइक टू टेक. अभी जाके चैट जीपीटी में देखना है लेटर. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एकेडमिक गोल्स पे कुछ ना कुछ बात करेगा ही चैट जीपीटी. एंड वी नो द स्टूडेंट्स नो. सो एक टीचर को स्टूडेंट्स को पकड़ना अच्छा नहीं लगता है. सो यू शुड अडॉप्ट इट बट एट अ सर्टन लेवल. ओके, एंड यू शुड नॉट डू अवे विद द टीचर्स ट्रस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्सपीरियंशियल गाइडिंग इज a must in your life. Experiential guiding अगर नहीं होगा तो it will be difficult for you to go ahead and work on it. Okay, so I hope it's okay. बस एक चीज मुझे लग रहा है कि वो पक्ष छूट जा रहा है. मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने कहा कि इंडस्ट्री जो है वो वैल्यू बेस्ड सिस्टम को तैयार करना चाहती है कस्टमर्स के लिए और या अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए. तो मुझे लग रहा है कि जहां तक कि मार्केट फोर्सेस होती हैं या जो बाजारवाद होता है वो इन सब चीजों को नहीं देखता है, मैं जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया की जो स्थिति है वो यही है. सभी को मालूम है कि नमक खाने से बहुत सी बीमारियां होती हैं. मतलब अगर सीधे तौर पर देखा जाए कि ब्लड प्रेशर से लेकर बाकी कोई भी या किसी भी चीज में अगर नमक की मात्रा ज्यादा करते हैं तो भी बावजूद इसके बड़ी से बड़ी कंपनियां नमक को उतना उपयोग से कहीं ज्यादा कर रही हैं. तो इस लिहाज से एक छोटा सा उदाहरण था. एआई के मामले में जैसे खासकर क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड दुनिया है, इंडस्ट्री के मामले में मैं कहना चाहूंगा, सॉरी, मतलब आप सभी लोग हो सकता है उनमें से इंडस्ट्री का अनुभव रखते होंगे, लेकिन वो कड़वा सच कहने की इच्छा थी कि एक बार कह देते कि हाँ, जो इंडस्ट्री अपने प्रॉफिट ओरिएंटेड काम कर रही होती है वो एआई में जो कर रही है प्रॉफिट ओरिएंटेड काम, उससे हम सबको क्या खतरा है? नमक तो आप खाते ही है ना, लेकिन so ज्यादा wherever you, उसकी बात कर रहा so था मैं. if somebody is producing because somebody consumes it. Okay, नहीं, तो मेरा उस नमक गैप का- के भी बारे में हाँ, है, क्योंकि वो तो तकनीकी उधर से आ रही है, हमारे लिए सर्व करी गई, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है. लेकिन वो खतरे जो होंगे उस तरफ मेरा था कि हाँ, so you इंडस्ट्री should का be अपना aware ऑब्जेक्टिव about है. it. हमारा ऑब्जेक्टिव, हम तो यूजर हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव हमारे हिसाब से आज लग रहे हैं, लेकिन खतरे क्या हैं जिनको हमें आगे भविष्य में रोकने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में हमें कुछ ना कुछ तैयारी करनी है. वो तैयारी के लिहाज से मैं चाह रहा था Okay. कि आप अपने So खतरे तो मल्टीपल है. सबसे पहले हम डेटा के बारे में बात करते हैं. सो डेटा, आपने सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में सुना होगा. सो डू यू गो अहेड एंड रीड लॉट ऑफ स्कैम मैसेजेस दीज डेज. तो जितना डेटा पे आप कंसंट्रेट करेंगे उतने स्कैम्स आएंगे. स्कैम्स के बाद आप अलर्ट हो गए हैं क्या? डेफिनेटली वी हैव बीन अलर्टेड, राइट, कि ओटीपी शेयर नहीं करना है. पहले हम इतना कहाँ ध्यान देते थे कि पिन शेयर नहीं करना है आपका,
पिन तो अरे मेरा कार्ड लो, पिन लो, जाओ पैसे निकाल के लाओ. दिस इज व्हाट वाज आवर एटीट्यूड अर्लियर, राइट? So whenever you talk about data being shared or data being shared on AI, so security के बारे में सबसे बड़ा challenge है. So we have to think about the security of our data. And whenever you go ahead in science, there are drawbacks always. Okay, and those drawbacks, when you use AI tools, as I told you, as he also said, that natural stupidity, or we call it as artificial intelligence versus natural stupidity sometimes. So don't become stupid by using AI. Okay, खुद का brain चलाना बहुत जरूरी है. So I hope I'm answering. थैंक यू. बस एक प्रश्न ये था कि मैम, मित्तल मैम इंडस्ट्री से आती हैं, मैं उस तरफ जरूर कहूंगा कि भारत का जो खासकर पूरा क्षेत्र एआई की तरफ बढ़ रहा है, अलग अलग क्षेत्र, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे पर्यटन का हो, शिक्षा का हो, लेखन का हो या अन्य क्षेत्र, सभी क्षेत्र बढ़ते चले जा रहे हैं एआई में. तो ऐसे में एक तो ये दिक्कत आ रही है कि हाँ, जिस तरीके का भारतीय परिवेश है, उस परिवेश के लिहाज से हमें जो खासकर भारतीयता बनी रहे, क्योंकि इस ग्लोबल एज में सबसे ज्यादा तो हम पहले तो हम दुनिया के हो जा रहे हैं, भारतीयता को कैसे बचाएंगे, और खासकर स्वदेशी की जो दृष्टि होती है जिसमें भारत का बचा रहे. अंत में मैं ये प्रश्न जरूर जानना चाह रहा था कि भारत कैसे बचा रहेगा इसमें, इस पूरे एआई युग में, क्योंकि बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं. हम समानांतर आईकेएस पे काम सभी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय का और बल्कि एनईपी का भी पूरा ध्यान है. तो भारतीयता के संदर्भ में एआई के जो है उस पर विचार कृपया दीजिएगा. सो द थिंग इज दैट कि हम लोग वर्ल्ड टूर करते हैं या फिर कोई दूसरी कंट्री में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं. जब वो दूसरे देश में जाते हैं तो थोड़े टाइम के लिए उनका जो पहरवेश होगा उसको शायद अडॉप्ट करते हैं, पर जब फिर वापस हम अपने देश में आते हैं तो हम भूल जाते हैं क्या? जब दूसरे देश में जाते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो हमारा जो ग्राउंडेड चीजें होती है उसको भूलते नहीं है, राइट? तो वी नीड टू कीप आवरसेल्फ रूटेड विद द ओरिजिनलिटी, बी ओरिजिनल, राइट? मैंने आपको पहले भी बताया कि आज तो एआई की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि 2-5 साल बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी और उसको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा. दैट डजंट मीन कि हम अपना बेसिक या फिर कोड वैल्यूज है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, राइट? When you are rooted with your core values and when you are keep everything in the central, then I don't think so बाकी कोई problems आ सकता है. धन्यवाद मैम. निशित सर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं. जी, इस पे एक युवल नोआ हरारी, आप लोग ने सुना होगा नाम, उनकी बुक आई है नेक्सस, जरूर पढ़िएगा. उसमें एक चैप्टर है एआई पे. तो वो कहानी बताते हैं, कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि एक राजा था, उसका एक 2 मंत्री थे, एक उसका सेनापति था, एक एआई मंत्री था. अब एआई मंत्री और जो है उनका जो सिपह सलार है, वो दोनों ये डिस्कस करते हैं कि हमको राजा बनना है, कैसे बन सकते हैं. तो उस पे वो एआई बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा सूचना तंत्र फैलाऊंगा जिससे लगेगा कि आप जो है राजा पे अटैक करने वाले हैं, उसको मारने वाले हैं. और राजा के पास जाता है वो, और वो कहता है कि सिपह सलार आपको मारने वाला है, और सिपह सलार से कहता है कि राजा आपको मारने वाला है. बस वो सूचना तंत्र फैलाता है. और उसमें फिर वो बोलता है कि फिर सूचना तंत्र, क्योंकि वो सिपह सलार की तरफ था, तो वो सूचना तंत्र फैलाता है कि इसकी पूरी सेना इसके कब्जे में, वो पूरी आ रही है आप पे अटैक करने. तो राजा डर के छोड़ के अपने आप गद्दी चला जाता है. फिर ये सिपह सलार और एआई फिर से एक राजा बन जाते हैं. तो नेक्सस में बहुत अच्छे से समझाया गया है. इस स्टोरी को आप लोग पढ़िएगा जरूर. और दूसरी बात, जो आप भारतीयता और स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो भारत एआई में अग्रणी बन रहा है. वो अपने ऐप बना रहा है एआई की, चाहे वो भाषणी हो, चाहे वो उल्का ऐप हो, चाहे वादवानी हो, अनुवादनी हो. वो इतने, मतलब कि एआई को कल्चर की बहुत जरूरत है, कल्चर को समझने की बहुत जरूरत है, कल्चर स्पेसिफिक. जैसे हम जेमिनाई का यूज करते हैं, उससे मैं तो क्योंकि भोजपुरी बेल्ट का हूँ, मैं उससे अवधि में भोजपुरी में बात करता हूँ, वो उतनी ही अच्छी तरह से मुझे भोजपुरी और अवधि में जवाब भी देती है. तो ये सब तभी संभव हो पाया जब उसको हम कल्चरली, मतलब कि वेरीफाइड डेटा दे रहे हैं. तो कार्य एक एआई है, कार्य.ai, उसको देखिएगा आप लोग. उसमें
डेटा फीडर के रूप में जॉब आ रहे हैं, अलग अलग ट्राइबल सोसाइटी के और अलग अलग कल्चर के, जैसे मराठी कल्चर के लोग डेटा फीड कर रहे हैं। बस उनको स्टोरी दी जा रही है, उनको पढ़ना है, उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो अपनी भाषा में जवाब दे रहे हैं। इससे वो अपना डेटा बेस तैयार कर रहा है। और भविष्य में जैसे कोई प्रॉब्लम, हम लोग तो क्योंकि इंग्लिश आती है इसलिए पूछ ले रहे हैं, लेकिन भविष्य में वो अपनी भाषा में बोलेंगे और उनको अपनी भाषा में जवाब भी मिल जाएगा। अच्छी बात है कि ये हम लोग बहुभाषी जैसे हैं, वैसे एआई के लिए भी जो है एक रास्ता निकल रहा है बहुभाषी बनने का। फेसबुक ने जो है अभी ये स्टार्ट किया, नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड। तो उसके मिशन में जो है दूसरे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बने हुए हैं दूसरे लैंग्वेज के लिए जो ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे हिंदी के लिए बने हुए हैं, इंग्लिश के लिए बने हुए, बंगाली के लिए बने हुए हैं, और जो इंडियन लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है 700 पूरे वर्ल्ड में लैंग्वेज बोली जाती हैं, जिसमें 3 ही भाषा है जो जिसमें 80% से ज़्यादा लोग बोलते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी और बंगाली। ये 3 भाषा जो है 80% से ज़्यादा लोग बोलते हैं, 20% में और सारे हैं। तो सारी इंडियन लैंग्वेज के लिए भी जो है इस तरह के टूल बन रहे हैं। और उसका फेसबुक का मिशन जो है नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड, उसमें दूसरे मॉडल पे ट्रेन मॉडल अपने आप उस पे काम करेगा। अंजनी सर, मैं एक इस पे बात रखना चाहूंगा, सिर्फ इसलिए कि हम सब में भी ये बात जानी चाहिए, क्योंकि ये कौन लोग हैं, डेटा कौन है, इतने बड़े हमारा भारत देश, अगर तुलना की जाए, अगर हमारी रीजनल लैंग्वेज जितनी है तो उससे कहीं ये परसेंटाइल पर मैं बहुत बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिनका वहाँ, क्योंकि बात होती है कि वो नॉलेज सोसाइटी क्या है, तो नॉलेज सोसाइटी एक छोटी है सोसाइटी, उसके भीतर की लैंग्वेज को हम कर रहे हैं, तब हम 80% को काउंट कर रहे हैं। नहीं तो हमारे पास सच में ये बात है कि बहुत सी ऐसी रीजनल लैंग्वेज है जो जिसका स्कोप कहीं बहुत ज्यादा है। और ये सच में निशित जी जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब हम रीजनल लैंग्वेज पे जाएंगे तो एआई में इसका परसेंटाइल बहुत बढ़ जाएगा। तो जो अभी 80% है वो ठीक उलट हो चुका होगा, क्योंकि हमारी जनरेशन, जो एक तरीके से कहें पॉपुलेशन, यूजर, वो वैसा जाएगा। और सर ने भी निशित सर ने एक बहुत अच्छी बात भी की थी कि नेक्सस की बात करी थी, तो एक्सेस टू नेक्सस वाला जो मामला है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस से नेक्सस तक जाने का जो संदर्भ है उसे समझना पड़ेगा। वो स्टोरी भी बहुत अच्छी, मतलब एक तरीके से तकनीकी के रूप में उसे बहुत भावनात्मक तरीके से हमारे मर्म को समझने के लिए पर्याप्त थी। मैं अब ऑडियंस की तरफ से भी चाहूंगा कि लगभग बहुत से ऐसे प्रश्न रहे, लेकिन हो सकता है कि बहुत सी चीजें छूटी हों, आपके मन में जिज्ञासाएं रही हों, वो बातें जो आप रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। आप इस मंच पे अपनी गरिमा में उपस्थिति और अपने प्रश्न जिज्ञासाओं को कर सकते हैं। सर, इसी से संबंधित प्रश्न है कि जो अभी लैंग्वेज है, तो अभी देश में, दुनिया में कई लैंग्वेज विलुप्ति के कगार पर हैं। विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे ट्राइबल लैंग्वेज आदि वगैरह, तो उनकी लिपियां भी नहीं है। तो क्या एआई इतना सक्षम है कि एक लैंग्वेज की लिपि बना दे, या जो विलुप्त हो रही है संस्कृति, भाषा, या उसे रोक पाए? ये जो आपकी जो धारणा है ना कि लिपि जरूरी है, ये औपनिवेशिक धारणा है, क्योंकि वो अंग्रेज लोग के पास लिपि थी इसलिए समझते थे कि हर भाषा में लिपि जरूरी है। आजकल तो आप हिंदी भी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में लिख ले रहे हैं, कोई भी भाषा देवनागरी में आप लिख सकते हैं, तो वो तो बैरियर टूट चुका है। ठीक, आप जो बात कर रहे हैं, जैसे हम और अंजनी सर काम भी कर रहे हैं कोलामी भाषा पे, हम लोग ने काम भी किया, कोलाम की जो भाषा है उस पे काम किया है, उसकी बस बोली है, उस पे लिपि नहीं है, लेकिन उसका व्याकरण है। तो व्याकरण होना जरूरी है, कोई भी बोली रहेगी उसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, समय, पास्ट, प्रेजेंट, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। अब उसको एआई की मदद से करीब 1000 सेंटेंसेज हैं, वो उनको बोले जाते हैं और वो उनको उनकी भाषा में बोलने को कहा जाता है। तो वो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, डेटा एंट्री कर लिए, और उस डेटा बेस से कि कोलामी टू इंग्लिश या कोलामी टू हिंदी, इस तरह से काम किया जाता है। बाकी मेरा जो काम था, मैंने इनको डेटा दे दिया था, और वो कैसे प्रोसेस होता है उसकी जो टेक्निकलिटी है वो अंजनी सर ही बता पाएंगे। नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड है दूसरे लैंग्वेज के मॉडल पे, कोई ना कोई लैंग्वेज किसी न किसी लैंग्वेज के करीब है, जैसे कोलामी है वो मराठी के करीब है या गुजराती के करीब है। तो इस तरह से हम जो भी करीब जो भाषा है उसके मॉडल को लेकर और इसके डेटा को देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप उसको काम करना स्टार्ट कर देता है, ट्रांसफर लर्निंग करते हैं। तो नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड जो है फेसबुक का मिशन है, उसके थ्रू जो है उसके जो मिशन है उसके वही यूज करके हम लोग ने बनाया। धन्यवाद। अन्य कोई प्रश्न?
सभी को मेरा नमस्कार। पिछले साल अगस्त के महीने में एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग ये सोचते हैं कि एआई की वजह से हमारी नौकरी चली जाएगी। यहाँ पे एक बात कही गई कि एआई हमारे जॉब्स को खाएगा नहीं, उसे ट्रांसफॉर्म करेगा। इसकी बात भी उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि एआई हमारी जॉब को खाने वाला नहीं है, समस्या तकनीक में नहीं है, बल्कि इसकी वजह से आने वाले सामाजिक प्रभाव में है। उनका कहना था कि एआई के प्रचलन में आने के बाद, क्योंकि अभी ये कह सकते हैं कि एआई अपने शुरुआती दिनों में ही है अभी, तो वो बोल रहे थे कि जब ये बहुत प्रचलन में आ जाएगा तो जो आर्थिक असमानता है वो उस हद तक चली जाएगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे हैं आज। उदाहरण के तौर पे आप ये देखिए कि एआई के आने के बाद जो वर्क एफिशिएंसी है वो और कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। जो काम लाखों आदमी मिलकर कर रहे थे वो काम आप देखिएगा कि महीने भर में एआई कर देगा। तो एक ह्यूमन प्रेशर भी आ जाएगा लोगों पे कि वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए चाहेंगे कि अगर मैं ज्यादा एफिशिएंट ना होऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा रहेगा और एक डर रहेगा कि अगर मैं अपने आप को इतना एफिशिएंट नहीं दिखाता हूं तो कभी भी मुझे ले ऑफ कर दिया जाएगा, कभी मेरी नौकरी चली जाएगी। तो एक ये तो साइकोलॉजिकल दबाव हम पे रहेगा ही रहेगा। और चूंकि इंडस्ट्री में तो प्रॉफिट ओरिएंटेड चीजें ही होती है, तो जो कंपनियां रहेंगी उन्हें सामाजिक सरोकार से उतना मतलब तो रहता नहीं है, तो अपने फायदे के लिए ज्यादा सोचेंगे। तो उनका कहना है कि एआई हमारी नौकरियां खाने वाला नहीं है, बल्कि जो कैपिटलिज्म पीक पे चला जाएगा एआई के प्रचलन में आने के बाद, जो आर्थिक असमानता बढ़ेगी, वो हम जो मानव सभ्यता है, मानव जो समाज है, उसके लिए ये चुनौती है। तो मैं आप सभी लोगों से ये जानना चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को कैसे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कोई एक प्रश्न जोड़ना चाह रहा था। मैं चाहूंगा कि हाँ 2-3 प्रश्न एक साथ कर देते तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि समय के हिसाब से मैं कंक्लूड करने में आसानी रहेगी। आपके पास एक प्रश्न था। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी ये डिस्कशन चल रहा है कि एआई वरदान भी है, अभिशाप भी है, तो सर इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये इसके अभिशाप ज्यादा है या वरदान ज्यादा है? That's it. मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से शुरुआत करी गई थी और वहीं समापन के वक्त में आया है जवाब। यस तो सर। मुझे लग रहा है कि पहली बात तो हो चुकी थी और वो दोनों प्रश्नों को रेखांकित करते हुए मुझे लग रहा है कि आप में से मैम आप करें। So thanks for asking this question. Actually ये एक बर्निंग प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि आज के जनरेशन में सबको एक हिडन फियर रहता है, राइट? स्पेशली जॉब जिनको लगने वाली है उनके दिमाग में भी, और जिनको ऑलरेडी लग चुकी है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कि नेक्स्ट मंथ हमारा नंबर आ सकता है। जो कॉर्पोरेट्स में अभी चल रहा है, यू नो, रिसेशन चल रहा है, बहुत सारे आपने सुना होगा, एमएनसीज ले ऑफ कर रही है। आई होप आपने यू आर वेल अवेयर विद द करंट न्यूज। तो ये सारी चीजें तो बाय डिफॉल्ट है, इसमें सिर्फ जीडीपी या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट से प्रेशर नहीं बनता है, एक अलग लेवल का यू नो मुझे लगता है कि इकोसिस्टम इस पे काम करता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आती है। ओके, बट द थिंग इज दैट योर क्वेश्चन इज कि आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लेट मी टेल यू, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, until and unless you are very much relevant to the technology, current technology trends, तो आपको AI आने से या कोई भी टेक्नोलॉजी आने से आपकी लाइफ में या आपकी जॉब पे कोई भी डेंजर या कोई भी खतरा नहीं हो सकता है, इफ यू आर वेरी वेल यूज्ड टू ऑफ यूजिंग दैट AI टूल। ठीक है, दैट्स व्हाट आई टोल्ड कि यू नीड टू स्टे रिलेटेड, स्टे कनेक्टेड विद द करंट टेक्नोलॉजी ट्रेंड। आज मार्केट में AI है, कल नया टेक्नोलॉजी ट्रेंड आता है, तो उससे भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वो चीज आती है ना तो आप उसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो, राइट? डरने की इसको जरूरत है जिनको वो नहीं आता है, या जिनका माइंडसेट ऐसा है कि जो वो चीज को अडॉप्ट करने में यू नो थोड़ा सा हेजिटेंट फील करता है, अडॉप्ट नहीं करना चाहता है। जो अडॉप्ट नहीं करना चाहेगा वो बाय डिफॉल्ट दे आर आउट ऑफ द रेस, वो तो बाहर ही निकल जाएंगे। पर जो अडॉप्ट करेगा उसको बेहतर वे में उसको यूज कर पाएगा,
then definitely they are into the race. And corporate में ultimately क्या होता है, जब तक आप वैल्यू ऐड करते रहते हो सिस्टम में, तब तक यू आर द पार्ट ऑफ दैट कॉर्पोरेट, यू आर द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम. और मुझे लगता है कॉर्पोरेट में क्या कोई भी इंडस्ट्री में जब तक आप वैल्यू ऐड करते रहते हो एंड कंसिस्टेंट वैल्यू ऐड करते रहते हो, तब तक यू आर द पार्ट ऑफ दैट थिंग्स. और आगे प्रमोशन के या फिर आगे बढ़ने के भी आपके चांसेस तभी ज़्यादा रहते हैं, राइट? जब सबसे पहले कंप्यूटर्स आने वाले थे तब भी इसी तरह की दहशत फैली हुई थी कुछ सालों पहले, मतलब 80s की मैं बात कर, तभी भी सब लोगों को लगता था कि क्लरिकल जॉब अभी चली जाएगी, सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे. हुआ क्या ऐसा? नहीं ना, जॉब ट्रांसफर हुई एंड इतनी तरह से ट्रांसफॉर्म हुई कि अभी हम लोग मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, डिजिटल बैंकिंग यूज करते हैं, राइट? उससे अपनी लाइफ इजी हो गई है, राइट? वी आर नॉट गोइंग टू द बैंक और नॉट स्टैंडिंग इन द बिग क्यूज. पहले जैसा नहीं रहा. तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टू सम अप. सेकंड थिंग इज स्टे रिलेवेंट विद द करंट टेक्नोलॉजी ट्रेंड. अब कोई मुझे ये पूछेगा कि जो लोग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए ये इफेक्टिव है? नो. वेदर यू बिलोंग्स टू टेक्निकल बैकग्राउंड और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, यहाँ पे कोई साइंस या आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी होंगे, तो उनके लिए भी एआई सीखना, एआई समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए है. एंड फॉर दैट मैटर आई विल टेल कि इवन फैकल्टी को भी एआई यूज केसेस, एआई सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट है. मैं कुछ कहना चाहती हूँ, इफ परमिटेड. Yeah, so I think I have answered your question. Yeah, thank you. तो देखिए, जहाँ तक फाइनेंशियल इनइक्वालिटी का सवाल है, कोई भी टूल, कोई भी टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल इनइक्वालिटी नहीं क्रिएट करती, क्योंकि किसी भी देश की जो पॉलिसीज होती है वो ऐसी होती है कि हर नई टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है वो जो समाज के हर लेवल तक हो. इसीलिए ये टेक्नोलॉजी का एक्सेस पॉलिसी जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है वो केयर लेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हर किसी के दरवाजे पे पहुंचे. जो इनइक्वालिटी क्रिएट होगी वो इस वजह से होगी कि टैलेंट, बेसिकली कि आपका टैलेंट वो नई टेक्नोलॉजी को अपने साथ जोड़ने के लिए या उसमें समाने के लिए कितना यूज करते हो. हाउ मच यू इंटीग्रेट योरसेल्फ विद द new technology, how much talent you put in to integrate yourself with the new technology, that perhaps will create the inequality in the financial status. ना कि ये कि गरीब और गरीब हो जाएगा और अमीर और अमीर हो जाएगा. ये बल्कि जो टैलेंटेड है वो रिच हो जाएगा क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का यूज करेगा. और जो टैलेंटेड होकर भी, हर कोई टैलेंटेड होता है, लेकिन वो अगर प्रॉपर यूज उसका नहीं कर रहा है तो, और टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ में एकरूप नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियली ही और शी में गो डाउन. और किसी भी टेक्नोलॉजी के वजह से कोई जॉब्स नहीं जाते हैं. पहले ही मैम ने क्लियर कर दिया, इट इज जस्ट जॉब ट्रांसफॉर्मेशन, रोल चेंज हो जाता है. तो डेफिनेटली कोई भी फाइनेंशियल इनइक्वालिटी नहीं आने वाली है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच अडेप्टेबल यू आर, हाउ मच पॉजिटिवली यू take the things. So it all is a matter of taking it positively, keeping the right attitude for the change. And believe me, change is the need of the hour, and if we accept it happily, it will be better. थैंक यू मैम. निशित सर कुछ जी बात जोड़ेंगे? दो बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि डिजिटल डिवाइड जो होगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो अमीर होगा ना, वो एक तो उसके पास जो इंटरनेट की क्वालिटी रहेगी, वो जो गरीब आदमी है उसके पास उतनी हाई स्पीड का इंटरनेट डेटा नहीं रहेगा. और दूसरा, वो पेड वर्जन यूज करेगा. एआई का पेड वर्जन अगर आप यूज करेंगे तो नेचुरली है कि आप जो है आगे बढ़ जाएंगे. और जो पेड वर्जन यूज नहीं कर रहा है वो सिंपल जनरल वर्जन जो है, जनरल क्वेश्चन है, उस पर रहेंगे. तो डिजिटल डिवाइड बढ़ेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एआई के लिए बहुत जरूरी है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर गरीबों के पास नहीं पहुंच पाएगा तो वो नहीं सीख पाएगा. अमीरों के पास आसानी से पहुंच जाएगा, तो वो डिवाइड बढ़ेगा. दूसरी बात आपने जो कही कि जो
वो रिप्लेसमेंट की बात, अगर वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है, तो भारत अब से सबसे बड़ा युवा देश है, लेकिन जब जापान और चाइना को जब आप देखते हैं ना, तो वहाँ पे लेबर फोर्स है ही नहीं, उनको रिप्लेस करना ही करना है, क्योंकि डेटा एंट्री और ये सब जो मैनुअल जॉब तो रिप्लेस मशीन ने कर दिया है, लेकिन जो थिंकिंग वाली, जो डेटा एंट्री वाली जॉब है, और फॉर किसी भी वर्ड फाइल को उसको फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, ये सब जो जॉब है, उसके लिए उनके पास आने वाले दिनों में लेबर फोर्स रहेगा नहीं, और वैसे में एआई जो है बहुत अच्छा काम करेगा। दोनों क्षेत्रों के लिए आखिरी प्रश्नों का आप थोड़ा संक्षेप में बोलते हैं, माइक उधर होगा। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन। बहुत संक्षेप में, चूंकि अब हम लोग समापन जी घोषणा सर, करने ही जा रहे थे। जी सर, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे 2 सवाल थे, उनसे एक सवाल का जवाब निशित सर ने दे दिया मुझे। सर, दूसरा मेरा सवाल है कि सर, हम जब बात करते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी की एंड उसको सीखना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एआई इज ऑलरेडी देयर इन आवर लाइफ एंड वी कैन नॉट इग्नोर दैट। ओके, तो मेरा ये प्रश्न है कि हमारे पास एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग भी है, और ये जो अभी आ रहा है एक न्यू मेथड ऑफ लर्निंग आ रहा है, तो और हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। जैसे कोई भी बीए, एमए या पीएचडी करने आता है तो लिमिटेड टाइम में आता है किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उसमें वो कैसे बैलेंस बना के चले कि इतने कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग भी सीखे, सो दैट वो अच्छा प्रॉम्प्ट दे सके, और न्यू मेथड ऑफ लर्निंग जो है, यानी कि एआई टूल्स जो है, उसका भी लर्निंग कर सके, और मार्केट की जो डिमांड है उसको वो पूरा कर सके। और जो एक कहते हैं हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करते हैं, हम फास्ट वर्क की बात करते हैं, हम उस पैमाने पर भी खरे उतरे। थैंक यू। अच्छा प्रश्न है। हाँ, I'll just take this question. Okay, PhD scholar. Which branch are you from? Okay. So जब मोबाइल आया, okay, तब हम मोबाइल सीखे, right? चाहे WhatsApp आया, we gradually learned WhatsApp. So we replaced the डब्बा mobile with a smartphone. Similarly, there are 2 ways which you need to learn AI. Okay. सबसे पहले आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि एज एन एआई यूजर यू नीड टू लर्न एआई, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स हार्डली 3 घंटे का है। ओके, सो इट्स नॉट अ चैलेंज। और प्रॉम्प्ट जो आपको देना है वो मास कम्युनिकेशन के आपके जो जार्गन्स हो गए वो यूज करके देना है। सो पार्शियल वर्क यू नो, ओके, यू ऑलरेडी नो व्हाट कुड बी द प्रॉम्प्ट्स and how to structure those prompts and how to be precise. This is what you need to learn. This will be very easy as a user. Second thing is कि आपके इसमें आप डोमेन नॉलेज जो है वो एआई टूल्स एक्चुअली बनाने में के लिए क्या कर सकते हो। सो फॉर दैट यू विल हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स कि एआई का स्टैटिस्टिक्स क्या है, मैथमेटिकल क्या है, देन व्हाट आर द मॉडल्स, हाउ टू ट्रेन द मॉडल्स। सो ये तो मोबाइल यूसेज और मोबाइल में एल्गोरिदम बनाना ये 2 अलग चीज है, राइट? सो यूसेज इज इजी, बट फॉर एल्गोरिदम्स यू विल हैव टू स्पेयर टाइम, पुट सम टाइम, लाइक दे सेड नो नाउ कि मैंने तो डेटा दे दिया है, अब इनको जैसे उसको शेप करना है वैसे, सो ही विल टेक टाइम टू शेप इट, ही विल टेक टाइम टू एनोटेट इट, देन ही हैज हिज ओन ट्रिक्स टू डू इट। सो वो सीखने में टाइम लगेगा, बट यूजर्स शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन? I think I'll add quickly. The human behavior, we are becoming lazy, okay? So जो ready मिल रहा है लो, that's what we are trying to do. That's what we said कि critical thinking रहना है. I'll talk to you offline. He is asking me to close it. I'll talk to you offline. True and false is very subjective. So yeah, we can connect offline actually. Just quickly add करना चाहूंगी कि आपने बोला ट्रेडिशनल मेथड भी है लर्निंग की एंड ऑनलाइन मेथड भी है। सो ट्रेडिशनल मेथड को तो जरूर फॉलो करो, डोंट बंक द क्लासेस, बिकॉज यहाँ पे जो आपके प्रोफेसर टीचर्स बैठे हैं उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस और विजडम के साथ बैठे हैं, यू नो, तो यहाँ पे नॉलेज 1-on-1 ट्रांसफर होगा इफ यू आर अटेंडिंग द ट्रेडिशनल लेक्चर, इफ यू विल फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड। सेकंड,
ज्ञान हर जगह अवेलेबल है, कहीं पे भी आप जाओगे ऑनलाइन बहुत सारा लर्निंग अवेलेबल है जिसको आप सेल्फ पेस पे कर सकते हो अपने तरीके से अपने टाइम पे। आज आधा घंटा पढ़ा, कल 15 मिनट पढ़ा, परसों और 1 घंटा पढ़ सकते हो, राइट? सो उस तरह से करो। सेकंड थिंग इज, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, प्रायोरिटी सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट कम्स इनटू द पिक्चर। लिमिटेड टाइम में कैसे करें इतना सब कुछ? भाई आप जब जॉब करने लगोगे या फिर लाइफ में और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो और भी बहुत सारे प्रायोरिटी के साथ आपको ये काम करना पड़ेगा। सो मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। Hello, ma'am. Thank you for, ma'am. My question is that, ma'am, you said we have to use multiple tools, ma'am. Multiple tools like for the PPT, we have to use Gamma AI. I also used Gamma AI, Tom AI, Beautiful AI. There's a multiple AIs. तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जेमिनी यूज करते हैं, जेपीटी यूज करते हैं, उनमें हमने प्रॉम्प्ट दिया, हमने टेक्स्ट दिया कि कोई भी नोट्स बनाने के लिए, तो हमें दे देती हैं डेटा ऐसा। तो मैम जैसे जेपीटी है वो हमें कोई डेटा दिया, फिर जेमिनी में हम गए वो भी कोई, तो मैम हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये सही है ये सही है? और एक क्वेश्चन और है मेरा कि अगर हम इनको इतनी सारी एआईज हैं और जो 10th क्लास में है, 12th क्लास में स्टूडेंट हैं, अगर उनके लिए ऐसे कोर्स हों जो एआई को समझाएं, अच्छी एआई जो है उनको यूज करना सिखाएं, तो क्या इम्पैक्ट ला सकता है और अच्छे से हम लोगों को समझने में आई और अच्छा इम्पैक्ट ला सकता है? ये क्वेश्चन था। आखिरी एक दोनों प्रश्न सभी आ जाने देते हैं, फिर उसके बाद कर रहे थे क्योंकि समय को ध्यान में रखना है। जी हेलो सर, नमस्ते। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि आपने जैसे बताया मतलब रिसर्च में जैसे लॉ के लिए कि कोई भी केस लॉज है उसमें गलत केस लॉज बता दिया जाता है या फिर ऐसा कुछ, तो लीगल रिसर्च में मतलब मैंने खुद करके देखा है ऐसा कि धाराएं भी बहुत सारे एआई जो है गलत बता देते हैं और केस लॉज तो गलत बताते ही हैं। तो लीगल रिसर्च में हम किस प्रकार से एआई का उपयोग कर सकते हैं जिससे सही तरीके से हमें मिल पाए? दूसरा ये था कि कानून में एआई की सबसे बड़ी जो ये मतलब हो सकता है, एक मिनट सर। उसमें एक चीज है ये भी कि कई बार जब हम एआई में सर्च करते हैं खासकर लॉ के लिए, तो जो लॉ या क्राइम जो है वो तो सोसाइटी में है और सोसाइटी यहाँ भी है बाहर भी है, तो ये रहेगा। जो सर ने भी बताया था कि वेरीफाई, तो वेरीफाई करना हमारी एक लायबिलिटी है और ये एथिक्स भी है या एक कह लें लायबिलिटी भी है। ये है नेग्लिजेंस, यहाँ भी कुछ होगा तो नेग्लिजेंस वहां भी होगा, ये भी है। और सर कानून के लिए सबसे बड़ा खतरा एआई का क्या हो सकता है और इसे कैसे रोका जा सकता है? खतरा किसी क्षेत्र के लिए नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई हर एक क्षेत्र इस वजह से खतरे में रहेगा। और अच्छी बात यह है कि ये सारे क्षेत्र जो है जिनमें हम बढ़ रहे हैं आगे एआई की तरफ, उसमें 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। एक तो यह है कि उससे संबंधित अपनी शिक्षा बनाए रखना, यानी दोनों तरफ अपने क्षेत्र की, जो इनका भी प्रश्न था, सैद्धांतिक रूप से आपको सारी चीजें पढ़नी होंगी। और दूसरा कि एआई के माध्यम से जब हम जा रहे हैं तो सिद्धांत को कितना पीछे छोड़ रहे हैं, इस बात को नहीं हमें ये संतुलन रखना होगा, क्योंकि सैद्धांतिकी अगर दूर हुई तो एआई आपको सिद्धांतों को कभी नहीं पूरा करेगा। वो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, हमारा ह्यूमैनिटीज हो या आपका लॉ हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा अगर नहीं होगा, तो इसलिए अपने जो सैद्धांतिकी है उसको ठीक से पढ़ना चाहिए। रिसर्च का भी वही है कि रिसर्च आप उसके भरोसे करेंगे तो फिर मुसीबत में फंसेंगे। दूसरी बात आती है कि हाँ, हम अपने टेक्नोलॉजी से अपडेट रहें, क्योंकि एजुकेशन तो अपडेट रहेगी, दूसरा टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी किसके हिसाब से? आपके हिसाब से। आप डॉक्टर हैं और अगर फाइनेंशियल का सारा टेक्नोलॉजी अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो आपके किसी काम की नहीं होगी शायद। तो टेक्नोलॉजी अपनी फील्ड की रखें। लॉ के आप स्टूडेंट हैं तो लॉ से संबंधित जितनी एआई के टूल हैं उस पर एक्सपर्टाइज करिए ताकि आपके सही दिशा लेकर जा सके। और तीसरी वो जो सबके लिए लागू होती है, वो मुझे लग रहा है आप लॉ के स्टूडेंट ने बहुत बेहतर समझ सकते हैं, इथिकल पैरामीटर्स। इथिकल पैरामीटर्स अगर नहीं होंगे, वो सबके ऊपर समान रूप से आकाश की तरह लागू है कि सबके ऊपर है, तो इथिकल पैरामीटर्स कोई वैल्यू समझना चाहिए। ये वैल्यू बेस्ड सिस्टम में हम चेक एंड बैलेंस में रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कोई भी फील्ड हो, ये सही दिशा में जा सकेगी। मुझे लगता है कि इस सत्र में लगातार प्रश्न और आते चले जा रहे हैं और हमारा एक छोटा सा प्रश्न है सर, एक छोटा सा संक्षेप में हमें चाहिए जवाब। कि हमारा प्रश्न ऐसा है कि हम कैसे धांधली से बचे। जैसे हमारे पास मैसेज आते तो मैसेज में
कि आपका लॉटरी 5,000 का या 10,000 का लग जाता है, तो हम अपने एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं कि आप क्लिक करोगे तभी पैसा कटेगा, लेकिन उस मैसेज को कैसे सर्टिफाइड कर पाए, क्या उसमें शब्द रहता है जो हम जान पाए कि वो फेक मैसेज है, मुझे क्लिक नहीं करना चाहिए। एक दूसरा छोटा सवाल, जैसे क्रिप्टो करेंसी का भी बहुत अभी आविष्कार हुआ और बहुत देर से ट्रेनिंग पकड़, जैसे हम शेयर मार्केट में पहले से जानते थे कि शेयर मार्केट में हमको पूरा फुल टाइम देना पड़ता, उसको एनालिसिस करके शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदेंगे तो उसमें बेनिफिट होगा। दूसरा अभी आ गया मार्केट में कि एआई एनालिसिस करेगा और आपको कुछ नहीं करना है, बस 1-2 बार पूरा दिन में शेयर खरीदना है, वो पुट करिए और पूरा एआई एनालिसिस करके आपको बेनिफिट दे देगा। तो उस पे हम कैसे उससे बचे और कैसे मैं बिलीव करूं, तो उस पे थोड़ा सा संक्षेप में मुझे बताइए। मुझे लगता है लालच कम करना पड़ेगा यहाँ पे अपने को, वो लिंक क्लिक करने से पहले, ना शेयर मार्केट में भी और लॉटरी में भी। और ऑब्वियसली कोई चीज फ्री में नहीं आती है, वो तो हमको समझना पड़ेगा। हमारी सत विवेक बुद्धि का हमें बहुत अच्छे से उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लुक्रेटिव है। वो ऐसे ही, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन देयर इज लॉट ऑफ वर्क विच इज गोइंग ऑन साइबर क्राइम, जहाँ पे बहुत युवकों को भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि क्या लॉज है साइबर में। एंड अवेयरनेस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी एसेंशियल माइंडेड। आप जब तक अवेयर नहीं होंगे इन सब चीजों की, जानकारी आपको मिलेगी नहीं, तो आप ऐसी गलतियां करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी अवेयर। थैंक यू मैम। साइबर फ्रॉड करने वाले भी बहुत मेहनत करके किए हैं वो जो वहाँ पे क्या नाम है, जामतारा में जो है वो पहले जाते हैं, वहाँ पे मजदूर के काम करते हैं, वो हर जगह हर एरिया में जाते हैं और वहाँ का पहले लैंग्वेज सीखते हैं और उसके बाद आपसे फ्रॉड करते हैं, तभी जामतारा का वैल्यू है। यानी कि उसने बहुत मेहनत किया, तो पैसे कमाने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है, ऐसे नहीं आता कोई भी फ्री में पैसे नहीं जोड़ना देगा। चाहूंगा, क्योंकि ये मेहनत सकारात्मक दिशा में नहीं है, इसलिए इसकी इथिकल वैल्यू जरूर निकालनी चाहिए। उसकी मेहनत को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि सामाजिक उपयोगिता नहीं। वो अलग बात है कि तकनीकी के रूप में उसने मेहनत करी है, लेकिन उसका एस्पेक्ट जो है क्राइम है, इसलिए उसकी मेहनत को वहां शून्य के रूप में देखना चाहिए। हम सोशल साइंटिस्ट हैं, इसलिए ये बात जरूर रखेंगे अपनी जोर से। आखिरी बात आप कहना चाह रहे थे, बार बार उठ रहे थे, रख दीजिए, और उसके बाद में चूंकि कोई प्रश्न नहीं आएगा, प्लीज रखें। माइक दे दीजिए उनको। जैसे कि सर, इसका जो हमारी संगोष्ठी का जो विषय है कृत्रिम बुद्धि, शिक्षा, समाज और नवाचार, हम देखते हैं कि हमारा जो ग्राउंड रियलिटी है वो कहीं ना कहीं एक अनबैलेंस सोसाइटी तो है ही, क्योंकि किसी के पास हाथ में आईफोन है तो किसी के हाथ में कलम भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि एक सरकार ने, मैंने अभी ये डेटा देखा है एजुकेशन फॉर ऑल इंडिया से, कि 11 लाख बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन वो छोड़ गए। तो हम जो समाज बनाएंगे कृत्रिम बुद्धि का, तो 11,70,000 जो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन से बाहर हो गए, तो कहीं ना कहीं वो कृत्रिम बुद्धि तो एक तरह से प्रभावित पड़ेगी। एक वर्ग बन जाएगा शिक्षित, और जो 11 लाख बच्चे हैं वो ब्लिंकिट पे कहीं कोई ऑर्डर डिलीवर कर रहेगा, तो उनके लिए जो टेक्नोलॉजी आएगी, तो वो कहीं ना कहीं जो इसका कारपोरेट जो दुनिया होगी, जो वो क्या करेगी, उनका कहीं ना कहीं कहेगी कि हमने एक ऐप डिजाइन किया है और वो आप जाइए 5 मिनट में वो डिलीवरी करके आए, क्योंकि ये संसद में भी काफी मुद्दा आके 5 मिनट में। तो कहीं ना कहीं हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसमें एआई क्या कर सकता है, क्या ऐसे कोई एप्लीकेशन डिजाइन किए जा रहे हैं क्या, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा जो शिक्षा का जो सिस्टम है वो अभी भी उतना बेहतर नहीं है कि हम इतने ऊपर तो सोच रहे हैं, हम ऊपर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटी को भी ध्यान में रखते हुए हमारी पॉलिसी को। मुझे लग रहा है कि चूंकि ये टेक्नोलॉजी, चाहे आज हम एआई पर आ गए हैं या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे थे, तब भी तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी आई, और उस समय भी कोई पूर्ति हमेशा समाज को पूरा नहीं कर पाई थी, तब भी और अब भी। तो इसलिए एक डिवाइड तो रहेगा मुझे लगता है, और ये डिवाइड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाप्त ना हो या स्थिर बना रहे, समाप्त होना चाहिए, लेकिन इसको समाज को भी आगे बढ़ना होगा। हमारे लिए एक समस्या तो सबसे बड़ी यही थी कि कंप्यूटर जनरेशन आई, अभी पूरी आ नहीं पाई थी, उससे पहले हम एडवांस और जनरेशन में आ गए एआई में। तो ऐसे में एक समस्या जो है वो समाप्त होने के लिए जिस दिशा में बढ़ना है, वो मुझे लग रहा है कि कॉर्पोरेट ज्यादा बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि वो तमाम मैसेज, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ही नहीं सिर्फ कर रही है, क्योंकि जो काम सरकार नहीं कर पा रही है उसमें बहुत से या कह लें कि गैर सरकारी संस्थान जो हैं वो सूक्ष्म स्तर पर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, शायद उनकी मदद से आने वाले समय में ये दूर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कहना चाहिए इस बात को जोड़ने के लिए। मुझे ये बोलना है कि देखिए, जब इंसान प्रोग्रेस करता है ना, तो वो अंदर से आता है,
आप 10 बार बोलेंगे तो नहीं आएगा। आपको अगर आगे लाइफ में बढ़ना है तो वो अंदर से आना चाहिए। देखिए जो बच्चे जिनके पास इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, रेलवे स्टेशन पे भी वाईफाई फ्री मिलता है। जिसको पढ़ना है, जिसको आगे बढ़ना है, वो तौर तरीके अपने आप से सीखेगा, आगे बढ़ेगा। आप जब बोल रहे हैं कि वो जो नॉट सो वेरी गुड सोसाइटी इज देयर, अगर उनको आगे बढ़ना है तो यस, ऑनलाइन अभी आजकल इतने लेक्चर्स वगैरह जो है वो फ्री है। अगर उसको आगे बढ़ना है तो वो वहां से भी जाके सीख सकता है। तो अगर अंदर से बात आएगी कि भाई मुझे करना है, तो वो हर तरीके से कर सकता है और एआई आपको इसमें हेल्प कर रहा है। बहुत सारे लेक्चर्स है, इवन बहुत लोगों को एआई सीखना है तो बहुत सारे कोर्सेज है, स्वयं में है, एनपीटीएल में है, जहाँ पे जाके आप लिटरेट बन सकते हैं इन सब चीजों के लिए और आगे बढ़ सकते हैं। तो यस, एआई हेल्प कर रहा है इन सब चीजों के लिए। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। मैं इसमें एक सेंटेंस ऐड करना चाहूंगी, छोटा सा सेंटेंस है और अपना अनुभव भी, कि गांधी जी ने कहा था बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो अगर आप ये जो है अपने घर से शुरू करोगे, कितने लोग यहाँ अपना पुराना फोन अपने घर के मेड्स को देते हैं, स्मार्टफोन अपने मेड्स को दीजिए, उनके बच्चों को दीजिए, ताकि स्मार्टफोन से वो भी तकनीक तक, टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाए। तो ये समाप्त गवर्नमेंट को, एजेंसीज को नहीं करना है। ये जो है मतलब हम जो बोल रहे हैं, जो ऊपर से हो रहा है, उसे अगर बॉटम लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे पहुंचाना है तो ये हर नागरिक की ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये किसी और को से अपेक्षा रखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें हर एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर रहे हैं, आईना देखना है सबसे पहले कि मैंने क्या किया, फिर मुझे सोचना है कि मेरे फ्रेंड ने क्या किया, सोसाइटी ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, या फिर और किसी ने क्या किया। तो पहले तो मैंने क्या किया, क्या मैंने आईफोन 16 खरीद लिया है, लेकिन क्या मेरा आईफोन 14 प्लस जो था वो किसी और को दिया है? नहीं देते कि पूछिए आप अपने आप से। हम सारे चीजों के बारे में सोचते हैं कि भाई उसमें मेरा ईमेल है, मेरा डेटा है, वो है। नहीं, निकाल लो डेटा, दो, उनके यहाँ बच्चे हैं, आप वो यूज करेंगे। कितने लोग अपना वाईफाई का पासवर्ड बगल वाले से शेयर करते हैं, जो रेंट पे हम बगल का फ्लैट देते हैं, कितने लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई उनको देते हैं? नहीं देते। If every individual shares a part of his profit for the nation building, for the society building, I think things would be different. So it should begin within. हाँ, ये सच बात है Thank कि you. हमें बदलाव में उतरना होगा खुद ही। और इस तरीके की हम लोगों ने जो बहस वहाँ आरंभ करी थी एआई से और सोशल रिस्पांसिबिलिटी पे समाप्त कर रहे हैं, तो ये एक रिस्पांसिबिलिटी हमें सच में लेके जाना चाहिए। और उसी में एक बात आखिरी जोड़ूंगा, मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि हम टेक्नोलॉजी को पहुंचाएं, लेकिन साथ साथ स्किल को भी पहुंचाएं। यानी ये आपको कुछ आता है तो हो सके तो अगले व्यक्ति को समझाएं, कुछ समय निकाल कर जाएं। हो सकता है कि अनाथ आश्रम में या अनाथालय में जाएंगे, छोटे बच्चे होते हैं, वहां भी एक कंप्यूटर रखा होता है देखने के लिए। कभी आप जाएं उनके पास में, उन्हें भी समझाएं, एआई के बारे में बताएं, ताकि वो जनरेशन भी कुछ आगे बढ़े। तो ये भी एक है कि जिस बात पे अभी एक प्रश्न उठा था कि डिजिटल डिवाइड ना बनने पाए, तो इसलिए उस डिवाइड को, जो लाइन है, जो दिखती भी है, नहीं भी दिखती, उसको लेकर फिर भी मिटाने का प्रयास करें। आप सभी का इस पैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्री मैम जो कि ऑनलाइन जुड़ी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी डॉक्टर निशीत राय जी, मित्तल भट्ट मैम, प्रोफेसर शीतल काले मैम, रक्षा मैम और डॉक्टर अंजनी राय जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में प्रीति मैम लगातार बनी रही, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद देता हूँ। और अन्य हमारे शिक्षक साथी, वरिष्ठ साथी और शोधार्थी और विद्यार्थी सभी हमारे बीच में रहे, और तकनीकी टीम लगातार हमको सहयोग करती रही। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर बोरकर सर हमारे बीच में उपस्थित रहे, प्रबंधन के हैं, उन्होंने हम सबके पूरे प्रबंधन को भी आकलन किया होगा, और उस पर मैं उनकी टिप्पणी भी लूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की उपस्थिति के लिए। हम लोगों ने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, पैनलिस्टों को मैं एक अतिरिक्त धन्यवाद दूंगा कि जितना समय चाहिए था उससे अधिक दिया। यह भी एक हमारा पैनलिस्टों का अपना एक योगदान था कि हमारे विद्यार्थियों को जितना नियत समय था उससे और अधिक दिया। ऐसे ही हम लोग अधिक योगदान समाज को देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।